स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करो ना। Yes, sir, start. Yes, sir. ओके सर। एक सेकंड। ओके सर। अच्छा, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू सर। तो सर कंपनी लॉ नहीं, बिजनेस लॉ का क्लास है ना। तो बिजनेस लॉ में हम लोग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में एक टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक टॉपिक बोलो, आप जो भी बोलो। बेसिकली आज का डिस्कशन का मेन पॉइंट है सर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सर इन सिंपल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, सेंटेंस भी बोल सकते हो आप। मैंने ये ब्रीच ब्रीच माने इन सिंपल, अगर कोई किसी को धोखा दे देता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकअप कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही बिजनेस में ब्रेकअप वाला बात हो जाता है सर। माने अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूँ तो मतलब ऐसा हो जाता है कि वादा करके निभाना भूल गए। बात समझ रहे हो सर? नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट हमें क्या सिखाता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये सिंपल है ना। बेसिकली इसको सिंपल हिंदीकरण करें तो मतलब ऐसा होता है कि जो एग्रीमेंट आप हम लोग करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, या कोई भी नॉर्मल, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या किसी भी दूसरे मैटर में हो, कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना पड़ेगा, सॉरी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा लीगली। तो सिंपल तब वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये बात आप लोग बेसिक्स, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक्स ऑफ क्लासेस हैं वो सारे क्लासेस में आप लोग बार बार सुने होंगे, ठीक है। या फिर जिनका नहीं हुआ है वो अभी करेंटली बैकअप लेके फिर बाद में लाइव क्लास करके भी उसको पता लग जाएगा। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि हम लोग ऑफर करते हैं, कोई एक्सेप्टेंस करता है बिजनेस रिलेटेड। जैसे अभी दुर्गा पूजा का टाइम है, चारों तरफ कंपनीज ऑफर कर रहे हैं, है ना। ये हम लोग ये देंगे वो देंगे, बट एक्चुअली वो जो ऑफर हो रहा है वो उसको इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस सर। नॉर्मल ऑफर में और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क होता है। कंपनी आपको जो ऑफर दे रहा है ना, दुर्गा पूजा ऑफर, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह में आपको दिखने को मिल रहा है। तो ये ऑफर इनविटेशन है, आपको बुलाया जा रहा है, आप जाओ दुकान में देखो जाके, ठीक है। शॉपिंग मॉल में जाके देखो कि क्या दाम में क्या मिल रहा है, पसंद आए फिर आप ऑफर करो। या फिर आप ऑफर करो मैंने आप पूछो कि क्या दाम है, क्या हम लोग इतना क्वांटिटी लेंगे, ठीक है, 5 टी शर्ट का क्या पड़ेगा, 1 टी शर्ट का क्या पड़ेगा, वेराइटीज। तो तब ये ऑफर होगा, फिर दुकानदार एक्सेप्ट करे तो एक्सेप्टेंस होगा, फिर एग्रीमेंट बनेगा, फिर एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। मानो सिंपल एक बात करते हैं, आप किसी पर्टिकुलर शॉपिंग रिलेटेड दुकान में गए, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर किए, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मानो कि आप टेलर के पास गए, क्योंकि आपको बुटीक होता है ना जो आपके लिए स्पेसिफिकली बना के देता है। बुटीक टेलर माने एकदम स्पेसिफिकली आप जैसे बोलोगे वैसा आपके लिए रेडी करके दे देगा, पैंट शर्ट व्हाटएवर, ठीक है, लहंगा, ठीक है, घाघरा की जितना भी चीजें हमारे देश में ट्रेडिशनल, क्योंकि पूजा के टाइम पे ज्यादातर लोग ट्रेडिशनल पहनते हैं ना सर। सो आपको मानो कि कुर्ता सिलवाना है व्हाटएवर, तो आप जाते हो टेलर के पास, आपको बोला था कि दुर्गा पूजा से पहले दे देगा, क्योंकि अल्टीमेटली फैशन दुर्गा पूजा के लिए, लेकिन आपने दिया 1 महीना पहले, बट आपको दिया नहीं सर टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि ये दुकानदार की तरफ से एक ब्रीच हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रॉमिस किया था और आपको टाइम पे डिलीवरी नहीं दिया। क्योंकि अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं देता है तो आपके लिए भी बहुत बड़ा लॉस है ना सर, क्योंकि अल्टीमेटली आप जिस दुर्गा पूजा के लिए साल भर एक बंगाली कम्युनिटी स्पेशली, और नॉट जस्ट बंगाली कम्युनिटी, दुर्गा पूजा तो पूरा भारत में होता है, पर हाँ ऑब्वियसली कोलकाता में थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेशन होता है दुर्गा पूजा को लेके, बाकी पूरा भारत में सेलिब्रेशन होता है। नवरात्रि पूरा भारत मनाता है। सो माई पॉइंट इज नॉट अबाउट दैट कि दुर्गा पूजा सिर्फ बंगाली का है, ये बहुत ही एक नैरो माइंडेड कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। दुर्गा पूजा पूरा भारत का है। अब पॉइंट क्या है कि लेकिन दुर्गा पूजा, जैसे गणेश पूजा महाराष्ट्र में बड़ा फेस्टिवल रहा, वैसा ही दुर्गा पूजा बंगाल का फेस्टिवल है ना। पॉइंट ये कि जिस पूजा के लिए बंगाली, आपको मैं बता दूं, मैं खुद बंगाली होकर आपको बता रहा हूँ कि बंगाली फैमिली में ऐसे होते हैं, जो लोग बंगाली कल्चर से बिलोंग करता है, दे इजीली दे कैन कनेक्ट कि दुर्गा पूजा खत्म हो जाएगा ना, फिर चालू कर देगा बैठने गप्पे मारने
कि पता नहीं फिर से दुर्गा पूजा कब आएगा, माने नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन चालू हो जाता है। जैसे ये वाला खत्म होगा ना, नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन चालू हो जाएगा, अगले बार ये करेंगे, अगले बार वो करेंगे। तो मैंने एक बहुत बड़ा इमोशनल कनेक्शन है कम्युनिटी का। सो आप सोचो कि आपका जो टेलर के पास जमा आपने किया था कि भाई टाइम पे दे दो, सप्तमी में पहनना है, अष्टमी में पहनना है, वो भी सुबह का एक, रात का एक, ठीक है सर। लड़का लड़की कोई पीछे किसी को कंपटीशन में पीछे नहीं छोड़ता है फैशन में, ठीक है। और फैशन होना भी चाहिए, आई एम नॉट अगेंस्ट द फैशन। द पॉइंट क्या है सर, सर अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलता है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि वो ब्रिज हो रहा है एक तरह का। ये तो मैं एक सिंपल सा बात आपको कहा कि अगर टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रहा है तो ब्रीच हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जैसे मानो दुकानदार की तरफ से ही प्रॉब्लम नहीं होता, कभी बार ऐसे भी होते हैं कस्टमर की तरफ से भी प्रॉब्लम होता है। कस्टमर बोल तो दिया कि हमें चाहिए, लेकिन जरूरत का जो पेमेंट है इनके तरफ से जो करना चाहिए था। आप लोगों को पता है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। माने दुकानदार काम तो करेगा पर आपने तो एडवांस भी जमा नहीं किया, या फिर जितना उन्होंने बोला था वो जमा नहीं किया। सो कहीं ना कहीं अगर कस्टमर की तरफ से पेमेंट बाकी है, ठीक है, तब भी दुकानदार इज नॉट रेडी टू डिलीवर, है ना। तो देयर आर वैराइटीज ऑफ सिचुएशंस जो कॉन्ट्रैक्ट में राइज होता है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कभी भी किसी को माने वादा करके धोखा हो जाता है, कभी एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशंस नहीं निभाता है, कभी दूसरा पार्टी ऑब्लिगेशंस नहीं निभाता है ना। सिंपल बात है। तो बेसिकली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो बिजनेस लॉ में ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार बार इसी चीज में फोकस करता है सर। दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को क्या करना पड़ता है सर, दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को अपना वादा निभाना पड़ता है। जहां पर गड़बड़ चालू हो जाएगा, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट माने दोनों पार्टी की तरफ से ऑब्लिगेशंस पूरा नहीं हो पाएगा, वहीं पर गड़बड़ चालू हो जाता है, फिर ये जाके बड़ा केस बन जाता है। सीरियसली सर, इसके ऊपर मैं आपको हजारों माने कॉर्पोरेट लेवल प्रॉब्लम बता सकता हूँ। कॉर्पोरेट लेवल प्रॉब्लम, मैं आपको कोई छोटा मोटा बात नहीं कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट लेवल मैंने बिग बिजनेस लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आपके सामने देखो, आप न्यूज कुछ देख पा रहे हो सर, स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है आपको, शायद आपको न्यूज समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बता दूंगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ। प्लीज मुझे एक बार बताओ सर। Yes, sir. थैंक यू सर। देखो सर, वी वर्क सू मैंने केस कर दिया सॉफ्ट बैंक फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वी वर्क सू सॉफ्ट बैंक फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टर्मिनेशन ऑफ इट्स 3 बिलियन टेंडर ऑफर, ठीक है। $3 बिलियन, आप हिसाब लगा लो गूगल करके, $3 बिलियन माने कितना होता है, ठीक है। 3 बिलियन माने कितना होता है, आप गूगल करके हिसाब लगा लो, कैलकुलेट कर लो, मैं अभी ये सब हिसाब किताब में बात नहीं करूंगा। पॉइंट इज दैट कि ये जो वी वर्क, ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, और सॉफ्ट बैंक वर्ल्ड का वन ऑफ द पॉपुलर एंड वेरी बिग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है। शायद सबको पता नहीं है क्योंकि आप लोग अभी बिजनेस वर्ल्ड में नए नए हो सर, सीएस का जो पढ़ाई आप लोग स्टार्ट किए, ठीक है, सीएमए का, धीरे धीरे आप ये सब कंपनीज के बारे में जानोगे। ऐसे किसी को पता है सॉफ्ट बैंक के बारे में? एनीवन, एनी आइडिया, कभी नाम सुने हो सॉफ्ट बैंक ग्रुप के बारे में? सुना है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं सर, ठीक है, जनरल नॉलेज भी बूस्ट कर देते हैं। सॉफ्ट बैंक क्या है? सॉफ्ट बैंक एक बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट कंपनी है सर, जो जापान से मेनली इसका हेडक्वार्टर है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनको प्राइवेट इक्विटी फार्म भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? प्राइवेट इक्विटी फार्म। ये बेसिकली बड़े बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनका मेन काम यही है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब बिजनेस में भी इनका इन्वेस्टमेंट है या था, ठीक है। तो मायोशी शॉ बोल के फाउंडर है इनका, ठीक है, मसायोशी, ठीक है, मसायोशी शॉ सॉन्ग। तो आप इनके बारे में जान सकते हो, वेरी बिग कंपनी। तो ये जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा, वी वर्क कौन है सर? वी वर्क भी ना एक बहुत ही पॉपुलर, वो मैंने क्या बोलते हैं सर, ये लोग ना रिमोटली काम करते हैं कंपनी के लिए, अलग अलग काम करते हैं, ऑफिस स्पेस देते हैं, वर्क स्पेस सॉल्यूशंस देते हैं, को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वही वर्क, ये भी बहुत ही फेमस एक कंपनी है, इनके बारे में भी आप जान सकते हो, ठीक है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। तो इनके बीच में कुछ डील हुआ था, जो डील बेसिकली ब्रिज हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूज आपके सामने में दिखाया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, अगर कोर लेवल में जाके बात करूं, चलो टॉपिक में आ जाते हैं। आई होप आप समझ रहे हो सर,
दुनिया भर में ऐसे बहुत सारा चीज होता रहता है। ऐसा तो मैं आपको एक इंटरनेशनल फैक्ट बताया सॉफ्ट बैंक एंड वी वर्क के बीच में। आपको बिग बाजार अमेजन का भी केस है, ठीक है। ये जो बिग बाजार जो था ना, आप लोग सबको ही जानते हो बिग बाजार के बारे में। बिग बाजार के साथ अमेजन का, बिग बाजार अमेजन एंड रिलायंस, एक्चुअली बाद में बिग बाजार अपना बिजनेस रिलायंस को दिया, उसको भी कुछ केस अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन उससे पहले ना अमेजन के साथ डील हुआ था, बिग बाजार के साथ अमेजन का डील हुआ था। ये भी बहुत पॉपुलर एक डील है। लेकिन अमेजन का मानना है कि बिग बाजार अमेजन के साथ ब्रिज किया है। कौन किसके साथ ब्रिज किया है? अमेजन का मानना है कि बिग बाजार अमेजन के साथ ब्रिज किया है, कि पहले अमेजन को बिग बाजार ने वादा किया था कि मैं आपको बेचूंगा मेरा बिजनेस, ठीक है, पर ना बेच के अमेजन बिग बाजार क्या किया, रिलायंस को बेच दिया। इसको लेके इंटरनेशनल कोर्ट में, सिंगापुर कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, सॉरी बॉम्बे हाई कोर्ट में, मोस्ट प्रोबेबली बॉम्बे हाई कोर्ट में, यानी मुंबई जिसको बोलते हैं, ठीक है, कितना केस बना है। और आप लोग तो अभी ये तो बिजनेस लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो। इसके अलावा इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं नॉर्मली सीनियर के क्लास में लाइक फाइनल लेवल में CA CMA का एज वेल एज CS एग्जीक्यूटिव में भी है सर। उसमें एक टॉपिक आता है सर कॉम्पिटिशन एक्ट बोल के, ठीक है। आप लोग भी पढ़ोगे सर, आज नहीं तो कल पढ़ोगे कंपटीशन एक्ट। तो वहां पर ना ये बिग बाजार को कौन लेगा, ठीक है, बिग बाजार का हिस्सेदारी कौन लेगा। अच्छा आप लोग जानते हो बिग बाजार अभी चालू है कि बंद हो गया? कहीं दिखता है बिग बाजार का बिजनेस? शॉपिंग मॉल में दिख रहा है बिग बाजार? बंद हो बंद गया हो ना गया सर? सर। थैंक यू सर, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। बिग बाजार बंद हो गया, ठीक है। अभी बिग बाजार बंद होके कहाँ चला गया ठीक है, बिग बाजार बंद होके स्मार्ट बाजार बन गया, रिलायंस कर लिया। फॉर्मरली बिग बाजार इज एन इंडियन रिटेल चेन ऑफ हाइपर मार्केट, अभी ये रिलायंस के अंडर पे है। इसका एक्चुअल जो ओनर था वो किशोर बियानी जी थे, जो फ्यूचर ग्रुप का है। फ्यूचर ग्रुप अभी तक बंद नहीं हुआ, फ्यूचर ग्रुप अभी भी काम कर रहा है, और भी कुछ प्रोडक्ट या ब्रांड उनके नाम पे है जो अभी भी है। बट मेनली जो सबसे बड़ा उनका था बिग बाजार, वो सेल हो गया 30,000 करोड़ के आसपास, 25,000 करोड़ समथिंग में डील नक्की हुआ है। लेकिन अभी भी कुछ डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है? वही मैं आपको बोला ना कि अमेजन का मानना है कि बिग बाजार को वो खरीदना चाह रहा था, पर बाद में बिग बाजार अमेजन को ना बेच के, बाद में बिग बाजार अमेजन को ना सेल करके रिलायंस को सेल कर दिए, ठीक है। और ये अमेजन का मानना है कि ये ब्रिज कर लिया हमारे साथ। अमेजन का मानना है कि ब्रिज कर लिया। इसके लिए सिंगापुर में आर्बिट्रेशन जो कोर्ट होता है, इंटरनेशनल मैटर है ना, क्योंकि अमेजन बीच में है, तो फिर इंडियन कोर्ट बोला देखो हमारे पास ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम है, इंडियन लीगल सिस्टम अभी भी बहुत नाजुक सिस्टम से चल रहा है, क्योंकि हमारे देश में लीगल मैटर को लेके ना बहुत मुश्किल चल रहा है। क्यों? मैंने जिस हिसाब से लीगल मैटर सॉल्व होना चाहिए, जितना मैन पावर चाहिए, जितना लॉयर्स चाहिए, ठीक है, उतना है नहीं, ठीक है। तो और देश का इतना प्रेशर है, 140 करोड़ की आबादी है, नॉर्मल केसेस, बिजनेस केसेस, हजारों प्रॉब्लम। तो मैंने बहुत ही चिंताजनक, और क्वालिटी ऑफ क्या बोलेंगे सर, मैन पावर, ठीक है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बहुत अभाव है। तो फिर इंडियन कोर्ट बोला कि आप लोग एक काम करो ना, कि आप लोग एक काम करो, आप इसको विदेश में लेके चले जाओ, ठीक है। सिंगापुर क्योंकि इंटरनेशनल मैटर को सॉल्व करता है, तो बिग बाजार और अमेजन दोनों विदेश चला गया, सिंगापुर कोर्ट में चला गया। सिंगापुर कोर्ट ने, ऐसा हो सकता है सर, ये सब आप लोग आगे आगे जानोगे, मैं जस्ट आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने अमेजन के फेवर में बोला कि अमेजन को ही बेचना चाहिए था। बिग बाजार को बात पसंद नहीं आया, ठीक है। फिर वो इंडियन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आके मोस्ट प्रोबेबली केस किया। अब ये चल रहा है, और ये पूरा खेल कहाँ से है? ब्रिज से। अमेजन का मानना है ब्रिज। अब अमेजन क्यों क्लेम कर रहा था जानते हो? क्योंकि अमेजन जो कूपन, बिग बाजार के पास कूपन होता है सर, आप लोग शायद जानते होंगे, बिग बाजार में शॉपिंग करने से बिग बाजार ना कस्टमर को कूपन प्रोवाइड करता है। जो कूपन फर्दर रिडेम्पशन करने के लिए बिग बाजार कस्टमर को बोलता है कि जब आप लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे, अगर 1000 का शॉपिंग करेंगे तो 500 का कूपन आप रिडीम कर सकते हैं, ऐसा ऑफर देता था। तो ये जो कूपन है ना, ये कूपन एक्चुअली अमेजन की तरफ से मिलता था। ये हम लोगों को पता नहीं है, बट ये अमेजन के साथ बिग बाजार का डील था, जिसका वैल्यूएशन, बिग बाजार का टोटल वैल्यूएशन का 1.5 से 2% के आसपास है, जो काफी बड़ा है। 1.5-2% कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो बिग बाजार, अमेजन का मानना था कि जब ऑलरेडी हम आपके बिजनेस में स्टेक होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें क्यों नहीं बेचेंगे।
पर बाद में देखो सर, अब ये डिस्प्यूटेड मैटर है, इसीलिए तो डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या कहानी बता रहा हूँ, बिजनेस रिलेटेड बात किया एकदम प्योरली, ठीक है। रोज नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि रोज अगर बिजनेस रिलेटेड ज्यादा बोल दूंगा तो फिर मुश्किल बढ़ जाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कहाँ कहाँ क्या क्या बात कर रहे हो, इसलिए मैं आज पर्सनल लेवल का बात नहीं किया, एकदम डायरेक्टली कॉर्पोरेट लेवल में दो चार बात उठाया। और भी चीजें हैं, अब कितना ढूंढो, अभी छोड़ो सर, ठीक है। फिलहाल पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा जब भी कोई ब्रीच होता है ना, चाहे छोटा मोटा मैटर हो या बड़ा बड़ा मैटर हो, ठीक है, चाहे छोटा छोटा मैटर हो या बड़ा बड़ा मैटर, पर मैटर तो मैटर होता है सर, ठीक है। मैंने सिंपल बात है रिलायंस लोग, अंबानी फैमिली भी फैमिली होते हैं, और भारत के आम आदमी की फैमिली भी फैमिली होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कहता हूं कि अंबानी हो या बम्बानी, ठीक है, अंबानी हो या बम्बानी, ब्रिज तो ब्रिज होवे, ब्रिज तो ब्रिज होवे, माने ब्रिज ही है, ठीक है। तो चाहे कोई किसी को भी धोखा दे बिजनेस रिलेटेड मैटर में, उसका सोल्यूशन तो एक ही एक्ट के थ्रू से मिलता है, दैट इज 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसलिए जितना आप डिटेल्स में इसको जानोगे, जितना इसको समझोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा, ठीक है। मुझे एक गाना याद आ गया फिर से, तुम्हें जितना जानूं जितना सोचूं, हाँ, फिर उसके बाद क्या बोलता है वो बहुत भूल गया सर, जो भी हो तो जितना जानो जितना मानो उतना ही अच्छा है। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो डील हुआ था वो डील किसी ना किसी कारण से टूट रहा है, ठीक है। अब ये डील टूट, कोई कोई तो टूट रहा है सर, कोई तो तोड़ रहा है डील। अब डील तोड़ने वाले के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है, वही आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ समझाना चाहता है। इसमें ब्रिज का भी कुछ टाइप्स है। चलो अब एकदम किताबी बातों में ध्यान देते हैं, जो एज ए स्टूडेंट आप लोगों को अभी नॉलेज गेन के लिए जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल केस स्टडीज तो चलता जाएगा सर, बट अगर नॉलेज एनहांस कर लोगे खुद भी केस स्टडीज समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, फिर आप ये प्रैक्टिकल चीजें समझ नहीं पाओगे। सब आता रहता है सर, बट पॉइंट है कि आप डिस्कवर नहीं कर पाते। क्यों डिस्कवर नहीं कर पाते? बिकॉज आपको उस विषय में उतना ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप बोलते हैं जो चीज हमने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, ठीक है, उस चीज को हमें टफ लगता है। जो चीज एक बार सुन लिया, देख लिया, जान लिया, वो टफ नहीं लगता है सर, जिंदगी में कोई भी चीज। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड एक दूसरा पॉइंट है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच का भी दो मेन टाइप्स हैं, एक हो गया सर एंटिसिपेटरी ब्रीच, और एक हो जाता है सर एक्चुअल ब्रीच। अब ये जानना पड़ेगा सर एक्चुअल ब्रीच क्या होता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं सर। और फिर ये भी जानना है सर, कोई किसी को ब्रीच करे तो वो उसके पास रेमेडी क्या है उसके अगेंस्ट में, है ना, रेमेडी क्या है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी को भी धोखा देके निकल जाएगा, है ना। नहीं सर, धोखा देके कहाँ जाओगे, ठीक है। कुछ तो प्रॉपर लॉ होना चाहिए ना, इसी को बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। इसलिए देश में नियम कानून होना जरूरी है, और नियम कानून नहीं होगा, और सबसे बड़ा चीज नियम का पालन नहीं होगा, तो देश टूट जाएगा। छोटा से छोटा मैटर को भी संभालना जरूरी है, इसीलिए रेमेडी भी जरूरी है। सर एंटिसिपेटरी ब्रीच के बारे में आगे बात करते हैं, एक्चुअल के बारे में बात करते हैं। रेमेडीज का टाइप देखो, देयर आर टाइप्स ऑफ रेमेडीज, जैसे कि शूट फॉर डैमेजेस, यानी आप केस कर सकते हो डैमेज के लिए। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, शूट फॉर इंजंक्शन माने रोक टोक लगा देना। शूट फॉर अपन क्वांटम मेरिट, ठीक है, माने क्या वैल्यूएशन हो सकता है, ठीक है, उसको क्वांटम मेरिट बोलते हैं। अच्छा, शूट फॉर डैमेजेस में भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऑर्डिनरी डैमेज होते हैं, स्पेशल डैमेजेस होते हैं, विंडिक्टिव डैमेज होते हैं, नॉमिनल डैमेज होते हैं, प्रीफिक्स डैमेज होते हैं, प्रीफिक्स का भी पार्ट होता है, जैसे लिक्विडेटेड डैमेज होते हैं, पेनल्टी होते हैं। सर सब माथा के ऊपर से चला जाएगा? नहीं सर, कुछ भी माथा के ऊपर से नहीं जाएगा, अगर आप माथा यहाँ पर रखते हो तो। यहाँ मैंने करंट फोकस जहाँ होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते अगर फोकस कहीं और चला गया तो माथा के ऊपर से ही जाएगा। ओके सो फिलहाल हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं सर। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड, ये सब बात हम लोग पुराने क्लासेस में सुन के आए हैं सर, पहले के क्लासेस में, ठीक है। हाउ ए कॉन्ट्रैक्ट में बी पुट एन एंड, वी शैल नाउ डिस्कस, ये लास्ट दिन किए थे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पुट एन एंड करते हैं, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं।
ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को धोखा दे देता है उसको ब्रिज कहते हैं, और उस ब्रिज को किस तरह से टैकल किया जाता है। जैसे कि आपको बोला एक्चुअल ब्रिज एंड एंटीसिपेटरी ब्रिज। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज दैट सर एक्चुअल ब्रिज क्या है और एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या है। देखो सर, इतना तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, एक कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का जो मेन हेड होते हैं ना, माने कंट्रोलिंग बोलो आप, ओनर को छोड़ के बिजनेस का सारा प्रोसेसिंग मैटर, अकाउंट्स मैटर, लीगल मैटर, ठीक है, ये सारा चीज एक्चुअली सीएससी में ही देखता है। स्पेसिफिकली सीएस के ऊपर तो लीगल पावर ज्यादा है ना, गवर्नमेंट खुद दे रहा है। उस दिन मैं शायद एक स्टेटस दिया था, आपने सुना होगा, देखा भी होगा, कि कंपनी सेक्रेटरी रखना चाहिए था पर रखा नहीं। ठीक है, कंपनी का टर्नओवर क्रॉस कर गया था फिर भी सीएस नहीं रखा। ठीक है, तो 15 लाख का फाइन किया सर गवर्नमेंट ने। मतलब जहां रखना चाहिए, मतलब आप सोचोगी कितना वैल्यूएशन है। ठीक है भाई, कंपनी सेक्रेटरी रखना है, क्यों नहीं रखोगे जब आपका बिजनेस इतना हाई लेवल टर्नओवर में जा रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉ का जानकार होना कितना जरूरी है एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट। ठीक है, बाकी देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वो तो बिजनेस का A to Z संभालते हैं, अकाउंट से लेके, टैक्स से लेके, फाइनेंस से लेके, लॉ से लेके, सब चीजों के बारे में आपको एक साउंड नॉलेज होना चाहिए एकदम। ठीक है, सो एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurring before the time fixed for performance has arrived. When the promisor refuses altogether to perform his promise and signifies his unwillingness even before the time of performance has arrived, it is called anticipatory breach. मैं समझा देता हूं सर। अब मैंने कोई भी काम कंप्लीट होने से पहले ही अगर किसी को लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैंने जो टाइम दिया गया ड्यू डेट से पहले, हर काम का एक ड्यू डेट होता है ना, अब ड्यू डेट से पहले ही कोई बोल रहा है, जिस दिन काम एग्जीक्यूट होने वाला था उससे पहले ही बोल रहे कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देखो, A contract with B on 15 July 2020 to supply 10 bales of cotton. Bales of cotton माने कॉटन का रोल होता है। ठीक है, कॉटन का रोल देखे हो कभी? ये कॉटन फैक्ट्री में मिलता है सर, जहां कॉटन बनता है, उसे बेल्स ऑफ कॉटन कहते हैं। इट्स लुक लाइक, ऐसे हमारे देश में गुजरात साइड में आपको कॉटन बेल दिख जाएगा काफी, फिर भी इस तरह का देखने में होता है। ठीक है, दिस इज अ बेल्स ऑफ कॉटन, इसमें तुला भरा हुआ है सर, जो आखिर में हमारा कपड़ा वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, ये सब कॉटन है सर, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तुलो बोलते हैं बंगाली में। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तुला। ठीक है, कपास भी बोलते हैं किसी किसी लैंग्वेज में, कपास। ठीक है, कार्पास भी बोलते हैं संस्कृत वर्ड। अब देखो, ये हो गया बेल्स ऑफ कॉटन। अब चलो बेल्स ऑफ कॉटन में यार क्या बताऊं मैं, तो बोलेगा बेल्स क्या होता है, इसलिए मैं बता दिया, जिसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है। ठीक करो सर, जितना वर्ड्स डेवलप करोगे उतना बेहतर होगा लॉ के लिए। ये इंग्लिश में हम लोग सारा चीज पढ़ते हैं, इसको लेके आजकल ना, मतलब क्या बोलूं आपको, सारा लॉ इंग्लिश में है ना, तो इसको लेके ना अभी मैंने एक जंग छेड़ा हुआ है सोसाइटी में, स्पेशली गवर्नमेंट लेवल में, कि गवर्नमेंट चाहते हैं कि लॉ का लैंग्वेज को सबके लैंग्वेज के साथ जोड़ दिया जाए। जो जिस भाषा में काम कर सकता है उस भाषा में एटलीस्ट केस लड़ा जाए। क्या होता है कि जब किसी दो पार्टी के बीच में प्रॉब्लम होता है, वो बंदा जाके कोर्ट में केस करता है। ठीक है, प्रॉब्लम अराइज हुआ, ये बोलता है कि तुमने धोखा दिया, वो बोलता है तुमने धोखा दिया। ठीक है, कोई तो मानने को रेडी नहीं है ना। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एक पार्टी तो होगा ना सर जो धोखा दिया है। तो फिर कोर्ट में केस होता है। अब जो लॉयर हायर किया जाता है, ठीक है, तो जो लॉ का प्रोफेशनल आपने हायर किया, वो इंग्लिश में केस लड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लॉ का लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन जो दो पार्टी हैं, मानो ये या तो हिंदी में बात करते हैं, आप नॉर्मली इंग्लिश उतना पता नहीं है, या बंगाली में बात करता है, या फिर किसी और इंडियन लैंग्वेज में बात करता है। तो प्रॉब्लम है कि जो दो पार्टी जिनके बीच में प्रॉब्लम हुआ है, ये अपना केस लेके लॉयर के पास गया, लॉयर ये मैटर कोर्ट में डील कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज यूज कर रहा है वो इंग्लिश है, और जो इंग्लिश जिनका केस है उसको समझ में नहीं आता।
जिनका केस है उनको समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या हो रहा है, तो ये बड़ा दुविधा हो गया सर। अब क्या करें, जो केस करेगा उसको भी इंग्लिश जानना चाहिए क्या? तो लॉ को थोड़ा सा इजी करने के लिए आम आदमी की भाषा में जो करेंट लॉ है उसको लिखने के लिए गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब केस लड़ाई का मैटर हो तो जो पार्टी केस कर रहा है लॉयर को भी उसका भाषा जानना चाहिए, एटलीस्ट जोन वाइज। जैसे अगर बंगाल में हो तो बंगाली में केस लड़ा करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए लॉ को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इवन सुप्रीम कोर्ट भी इस मैटर में काम कर रहा है, ताकि जो पार्टी केस कर रहा है, जिनका केस है, जिनका मैटर है, अरे उन्हें तो समझ में आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लॉयर को ही समझ में आए, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, लॉ और थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। ये बड़ा ही पेचीदा सिचुएशन है, ठीक है, डिफिकल्ट है। तो जो भी हो, अभी जो है वो है, लेकिन सिचुएशंस और बदलेगा। लॉ में स्कोप और बढ़ रहा है दिन दिन, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जो भी नेटिव लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हो, चाहे हिंदी बैकग्राउंड से हो, बंगाली बैकग्राउंड से हो, तमिल बैकग्राउंड से हो, तेलुगु बैकग्राउंड से हो, अपना लोकल लैंग्वेज को छोड़ो नहीं सर। वो आपका चीज है, आपका ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश आपको जानना है, बिकॉज वो जानने का भाषा है, ठीक है। अब दुनिया भर में काम तो इंग्लिश में होता है, तो आप इसको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉर द ईज ऑफ रनिंग द सोसाइटी, और लॉ का मेन काम है क्या है, ये इतना सारा लॉ क्यों पढ़ रहे हो? ताकि बिजनेस में कोई किसी को धोखा ना दे, है ना। बिजनेस में कोई किसी को धोखा ना दे। ब्रिज का मतलब यही होता है ना। या फिर सोसाइटी में नॉर्मल लॉयर जो करते हैं, वो किसी का सिविल मैटर हो, किसी का कोई भी, ठीक है, तो उसमें कोई किसी को धोखा ना दे सके, इसीलिए तो लॉ है। लॉ लोगों के भलाई के लिए है, बुराई के लिए तो नहीं बना है लॉ। तो लॉ का इंपॉर्टेंस एंड लॉ का ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा है। तो जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लॉ को बनाया गया है, अगर वो ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल ना होता हो, ठीक है, प्रॉपरली, तो फिर लॉ का क्या मतलब है? लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आपको अपना इंग्लिश भी डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे नॉलेज का जगह है, दुनिया भर का सारी किताब इसी लैंग्वेज में अभी करेंटली उपलब्ध है। लेकिन हाँ, आपका जो मदर टंग है, जिस भाषा में आप, जिस एरिया में आप रहते हो, अगर आपको दूसरे किसी स्टेट का लैंग्वेज भी आता है ना, सपोज यू नो तमिल, यू नो तेलुगु, यू नो कन्नड़, केरला माने मलयालम, या कश्मीरी, जो भी लैंग्वेज, तो वो आपके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। क्योंकि लोगों को कनेक्ट करना, ये रियल लाइफ का बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोड़ो सर, ये मैं एक्चुअली क्यों बोला, बिकॉज रिसेंटली आजकल ये बात बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहा है। मार्केट में इन द सेंस फाइनेंशियल, लीगल वर्ल्ड, ठीक है, हर तरह का लीगल वर्ल्ड में ये बात छेड़ चुका है, जंग छेड़ चुका है सर। अब इसको लेके अब देखो क्या डिसीजन होता है। अगला 5 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, ठीक है। बट हम लोग अपना ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, पढ़ाई तो करना है ना सर। ओके, so where a contracts with B 15 July 2020 as to supply 10 bales of cotton for a specified sum of 14th August 2020। ध्यान से सुनना, डेट का बड़ा खेला है यहाँ पर, ठीक है। ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ, ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बी के साथ 15 जुलाई को, 15 जुलाई, 15 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, टू सप्लाई 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August, स्पेसिफाइड सम ऑन 14th अगस्त। में भी 10 बेल्स ऑफ कॉटन का एक मार्केट प्राइस होगा, जिसका दाम में भी मानो 1 लाख रुपया। सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली मार्केट प्राइस पता नहीं है, तो जस्ट मैं एक रैंडम उठाया कि 1 लाख। कॉटन का डीलर नहीं हूँ, इसलिए उतना नॉलेज अभी तो नहीं है, बट फिर भी आप मार्केट सर्वे कर सकते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल 10 बेल्स ऑफ कॉटन का मानो मार्केट प्राइस है 1 लाख। अब 10 bales of cotton for a specified sum on 14th August 2020, on 30th July informs B, कौन कर रहा है, B, 30th July informs B that he will not be able to supply the said cotton on 14th August। कब इन्फॉर्म कर रहे हैं, 30 जुलाई को कर रहा है। सर मुझे एक चीज बताओ प्लीज, 30 जुलाई पहले आता है कि 14th अगस्त पहले आता है? डील स्टार्ट हुआ 15 जुलाई को, डील स्टार्ट हुआ 15 जुलाई को, बीच में डील कंप्लीट होने वाला है 14th अगस्त को, बीच में 30th जुलाई पड़ता है, वी ऑल नो दैट, है ना। तो डील कंप्लीट होने वाला है 14th अगस्त को, उससे पहले ही
ए बी को कंफर्म कर रहा है, ए बी को इन्फॉर्म कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सप्लाई 10 बेल्स ऑफ कॉटन, ए बी को इन्फॉर्म कर रहा है कि हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल बात है ना, हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। ये एक्चुअली 30 जुलाई को ही बोल दे रहा है, कौन? ए। किसको? बी को, कि हम आपको सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज एन एक्सप्रेस रिजेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है, वो बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो दिस इज एंटीसिपेटरी कॉन्सेप्ट सर, दिस इज एंटीसिपेटरी कॉन्सेप्ट कि मेन कॉन्ट्रैक्ट का जो डेट है उससे पहले ही आप बोल रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका ऑपोजिट पार्टी जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो आपको बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, where A agrees to sell his white horse to B for 50,000 on 10th August, but he sells this horse to C on 1st August. सेल करने वाला था 10 तारीख को, ए बी को सेल करने वाला था 10 तारीख को, पर ए ने सी को बेच दिया 1st अगस्त को। ये क्या बात हुआ सर? तुमने तो 10 तारीख को बी को बेचने का वादा किया था, तो फिर 1 तारीख को तुमने सी को क्यों बेच दिया? दिस इज ऑल्सो एंटीसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि प्रॉमिसर ने यहाँ पर 10 तारीख को बी को बेचने के बजाय 1 तारीख को सी को बेच दिया। क्यों सर? ऐसे तो नहीं करना चाहिए, है ना? सर आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? मैं काफी देर से पूछा नहीं, पर फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ, बोलो सर, थोड़ा सा मुझे फीडबैक दो, कनेक्ट हो रहा है बात? यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। ओके सर, ओके, ठीक है। तो डेट, जिस डेट में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने वाला था, ओके सर, ओके, समझ गया मैं, ठीक है, उस डेट से पहले ही आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि नहीं हो पाएगा। नाउ जब कोई एंटिसिपेटरी ब्रिज करता है, इसका भी कुछ इफेक्ट होता है और इसका कुछ सोल्यूशंस भी होता है, और डैमेज क्लेम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो कैसा हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से। Section 39 of the Indian Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provides as follows: when a party to a contract has refused to perform or disable himself, refused to perform or disable himself from performing, ठीक है, या तो वो रिफ्यूज कर रहा है या तो अपने आप को परफॉर्म करने से रोक रहा है, his promise is its entirety, so completely the promise may put an end to the contract, the promisee may put an end to the contract unless he has signified but words or conduct his acquisitions in its continuance, माने हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब जब कोई ब्रिज कर देता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? द प्रॉमिस इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। फर्दर ही गेट्स एन ऑप्शन टू आइदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंड इट एंड सू द अदर पार्टी, कि मान ले, माने कौन? प्रॉमिसी। जैसे यहाँ पर प्रॉमिसी कौन है सर? ए और बी के बीच में ए इज द प्रॉमिसर एंड बी इज द प्रॉमिसी, है ना? जो प्रॉमिस कर रहा था वो प्रॉमिसर है, जिसको प्रॉमिस किया गया था वो प्रॉमिसी है, यस ना? तो यहाँ पर बी के पास अभी ऑप्शंस है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर दे, कैंसिल कर दे, एंड साथ में रिसाइंड करने का मतलब क्या है? कैंसिल, और डैमेज के लिए भी क्लेम कर दे कि भाई मेरा तो डैमेज हो जाएगा। डैमेज होगा ना सर? ओहो, कैसे डैमेज होता है? चलो इसके लिए फिर से मैं आपको बिजनेस वर्ल्ड समझाता हूँ। जैसे मानो 10 बेल्स ऑफ कॉटन, देख रहे हो सर, कॉटन फैक्ट्री में जैसे हमारे गुजरात में कॉटन का बहुत फैक्ट्री है, वेस्ट बंगाल में भी है, पर यहाँ पर कॉटन से मैन्युफैक्चरिंग होता है, कॉटन का फैक्ट्री कम मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर कॉटन प्रोडक्शन नहीं होता है। कॉटन प्रोडक्शन होता है इंडिया के डेकान ट्रैप में। डेकान ट्रैप जानते हो? इसको डेकान ट्रैप कहते हैं, बंगाली में बोलते हैं कृष्ण मृत्तिका। सर क्या क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो? बोलो सर, किसको पता है? जनरल नॉलेज फटाफट बोलो। भारत के किस हिस्से में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन होता है? बेसिकली दिस इज द एरिया।
ये एरिया देख रहे हो सर, ये एरिया कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है, इसे डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। यहाँ का जो मिट्टी है वो ब्लैकिश होते हैं और इस मिट्टी में बहुत अच्छा कॉटन हाँ सर, प्रोडक्शन मैं होता है। आवाज नहीं गया। हाँ तो बोल रहा था, अच्छा हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये एरिया कॉटन प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। अब चलो मानते हैं कि कोलकाता से कोई बिजनेसमैन, और कोलकाता में क्या होता है सर, हमारे वेस्ट बंगाल में यहाँ पर ना कपड़ा बनाना बहुत अच्छा होता है, क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ऐसे गुजरात में है, महाराष्ट्र में भी है, बट बंगाल भी कुछ पीछे नहीं है सर। ठीक है, बंगाल में बोलते हैं तांत, तांत समझते हो, तांत का कपड़ा बोलते हैं। तांत बेसिकली तूत से आता है। ठीक है, तूत बेसिकली जो तुला से कपड़ा बनता है, बहुत सारे हैं, जैसे ढाका, ढाका का एक बहुत फेमस कपड़ा है ढाकाई जामदानी, नाम सुने हो सर? ये बंगाली एज वेल एज असमीज माने औरत के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है ढाकाई जामदानी, बहुत फेमस इंडस्ट्री है, मैं कोई छोटा मोटा बात नहीं कर रहा आपके साथ। ठीक है, ठीक है, बांग्लादेश में भी कपड़ा प्रोडक्शन में काफी पॉपुलर है। एक फेमस ब्रांड है वैन ह्यूसेन बोल के, नाम सुने आप लोग? हाँ सर, ये आजकल बड़ा ब्रांडेड है वैन ह्यूसेन, ये बांग्लादेश का फैक्ट्री है। या फिर ये जो जॉकी बोल के एक ब्रांड है, ठीक है, जो होशियारी बनाते हैं, ये भी इंटरनेशनल ब्रांड है पर इंडिया में सबसे बड़ा काम करते हैं। ठीक है, वैन ह्यूसेन इंडिया के नाम से है, ये एक्चुअली हमारे जो पैंटालून्स ब्रांड है ना आदित्य बिरला का, उसी का ब्रांड है, लेकिन इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है वो आता है आपका बांग्लादेश से मैन्युफैक्चर होके। ठीक है, और पैंटालून्स के साथ वैन ह्यूसेन का कनेक्शन है। सो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कपड़ा इंडस्ट्री कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। अब मैं आपको बेसिकली डील बता रहा हूँ। सपोज मानो सूरत से कॉटन का बेल बंगाल जाएगा, इधर आएगा, यहाँ पर है फैक्ट्री जो कपड़ा बनाएगा। अब 10 बेल्स ऑफ कॉटन अगर टाइम पे नहीं मिलता है, और क्योंकि अभी सामने दुर्गा पूजा है, तो सोचो कि कितना मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगा, ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, मार्केट में जो डिमांड है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि 10 बेल्स ऑफ कॉटन अगर सूरत का कंपनी कोलकाता वाला मैन्युफैक्चरर को सप्लाई नहीं कर पाता है, इसका लॉस हो सकता है। और इसको ये 6 महीने पहले से ऑर्डर देके रखा था, बिकॉज बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे सबसे अच्छा बिजनेस होता है। दिस इज द बिजनेस टाइम इन बंगाल। ठीक है, साल भर का कमाई हो जाता है, तो सोचो कि कितने का लॉस हो सकता है। अब ये क्वांटम और मेरिट में आपको बताएंगे कि कितना लॉस का हिसाब कैसे होता है। ऐसे कोई बोलेगा नहीं मैं तो करोड़ों का सेल कर सकता तो मेरा करोड़ का होगा, लेकिन कोड देखेगा जो नेचुरल कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से लॉस का भरपाई करेगा। कि अगर सूरत का कोई ब्रांड कंपनी कॉटन का सप्लायर कोलकाता वाला ब्रांड मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करने में नाकाम रहते हैं, तो कोलकाता वाला कंपनी सूरत की कंपनी को कितना ब्रिज के लिए क्लेम कर सकता है सप्लाई ना होने पर। मैं आपको बस इसका इंपॉर्टेंस समझाने का कोशिश कर रहा था कि अगर एक डील टूटा तो कितना डील टूट जाएगा। डील नहीं बोला सर, डील बोला। ठीक है, दिल टूटने पर बहुत दिल टूटता है वो अलग बात है, मैं डील का बात कर रहा हूं, दिल का नहीं। ठीक है, एक डील टूटा तो कितना डील टूट सकता है। ठीक है, दिल टूटने वाला बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, दिल अलग कारण से टूटता है सर। चलो छोड़ो सर, मजाक मजाक में कुछ बात मैं कर देता हूँ, पर्सनली मत लेना सर। अच्छा सर, हमेशा मजाक अच्छा नहीं होता, कभी कभी दुख पहुंचता है, चोट पहुंच जाता है, सॉरी सर। अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या हो गया, या तो कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दो और अदर पार्टी से डैमेज क्लेम करो। अब डैमेज कैसे क्लेम करोगे या कितना उसका वैल्यू होगा, ये सब्जेक्ट टू डिस्प्यूट है और सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, जो कोर्ट डिसाइड करता है, ट्राइब्यूनल डिसाइड करता है। ठीक है, या फिर ग्रीवेंस कमिटी होते हैं वो डिसाइड करते हैं, या फिर और एक ऑप्शन होते हैं किसके पास, प्रोमिसी के पास। ही में इलेक्ट नॉट टू रिसाइंड बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज स्टिल ऑपरेटिव। मैंने मेरे एग्जांपल में मानो कि टाइम पे नहीं मिला, सूरत वाला कंपनी, सूरत वाला ब्रांड, तो कॉटन का ब्रांड पहले ही बोल रहा है, मानो कब बता रहा है, 13 जुलाई को जब बोल रहा है ना कि हम सप्लाई नहीं कर सकते कोलकाता वाले मैन्युफैक्चरर को, तो कोलकाता वाला मैन्युफैक्चरर बोल रहे भाई आपके साथ तो डील अगस्त का हुआ है, आपको मैं अभी भी टाइम दे रहा हूँ,
अगर हो जाए तो देखो मैं 15 अगस्त तक वेट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? कोलकाता वाला मैन्युफैक्चरर बोल रहा है। किसको? सूरत वाले सप्लायर को। क्या आप देखो कि 15 अगस्त तक तो आपके पास टाइम है, अगर हो पाता है तो फिर मैं उतना तक वेट करूंगा, क्योंकि डील कंप्लीट होने वाला है 15 अगस्त को। तो वही बात आपके सामने वापस रखा गया है। सो प्रॉमिस ही, चाहे वो एग्जाम्पल रिगार्डिंग देखो बी है या फिर कोलकाता का मैन्युफैक्चरर, he may elect not to resign but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल जो था 14th अगस्त वाला, and then hold the other party responsible for the consequence of non performance। अगर मानो A is from सूरत and B is from कोलकाता, B है मैन्युफैक्चरर, A है सप्लायर। ध्यान से सुनना, B अगर पहला ऑप्शन उसके पास था, वो जैसे ही ए ने बोला कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो संगे संग रिसाइन कर देता और पार्टी को डैमेज क्लेम कर देता। लेकिन बी के पास दूसरा ऑप्शन भी है। क्या ऑप्शन है बी के पास? कि मे इलेक्ट नॉट टू रिसाइन बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल ऑपरेटिव, क्योंकि इनका जो डील का टाइमिंग फ्रेम है जो कि स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई को, बीच में 30 जुलाई को ए ने बताया कि हमसे नहीं हो पाएगा, और 14 अगस्त को ये एक्चुअली कंप्लीट होना चाहिए जो डील बना था इनके बीच में। पर बी ऑफ कोलकाता अभी भी चाहता है कि 14 अगस्त तक ए को टाइम देना चाहता है। अगर उसके बाद भी ये नहीं कर पाता है, फिर जाके ब्रिज का क्लेम कर सकता है। विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन। ठीक है, क्योंकि देखो सर, धोखाधड़ी बिजनेस में कोई जानबूझ के नहीं करता, कभी कभी सिचुएशन ऐसा राइज हो जाता है, उसके लिए हो जाता है। तो भी नहीं चाहता कि भाई इतना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशंस को एक ब्रिज के ऊपर बेस करके, क्योंकि करोड़ों का डील होता है, ठीक है। एंड द गिल्टी पार्टी, if he so decide, reconsideration may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility which may have effect or discharging the contract। ठीक है, मैंने हो सकता है कि कोई कारण हो और ये सप्लाई कर दिया, तो समय दे सकता है। कौन दे सकता है? प्रॉमिसी। दोनों ऑप्शन उसके पास है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, कि अगर कोई एंटीसिपेट ब्रीच करेगा तो किस सिचुएशंस को एंटीसिपेटरी ब्रीच कहेंगे, और एंटीसिपेटरी ब्रीच अगर कोई कर देता है उसका इफेक्ट में प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या कर सकता है। बोलो सर, एनी डाउट? हाँ सर, क्लियर हुआ बात? Yes, sir. फिर एक कॉन्सेप्ट है सर एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच माने जब कोई बोलेगा सर जब एक्चुअली ब्रीच होगा, हाँ बेसिकली डेट में। इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच, इट इज अ केस ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन द शेड्यूल्ड डेट। The parties to a lawful contract are bound to perform their respective promises. But when one of the parties breaks the contract by refusing to perform his promise, he is said to have committed a breach. In that case, the other party to the contract obtains a right of action against the one who has refused to perform his promise. Actual breach of contract may be committed. Example, मैंने ड्यू डेट पे आपको जो करना था आपने नहीं किया। A agrees to deliver 100 bags of sugar to B on 1st February 2020. On the said day, he failed to supply 100 bags of sugar to B. Same दिन पे नहीं कर पाया। This is the actual breach, and the breach has been committed by A at the time of performance becomes due. घर पे इलेक्ट्रिक बिल आता है सर, सबके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता होगा, जमा भी करते होंगे।
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ड्यू डेट होता है ना, आप लोग सब जानते हो ड्यू डेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर अगर पोस्ट पेड फोन यूज करते हो तो पोस्ट पेड फोन का बिल, है ना, क्रेडिट कार्ड का बिल लेने का बात हो, या लोन चल रहा है तो लोन का ड्यू डेट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, लोन चल रहा है तो लोन का, ठीक है, पोस्ट पेड फोन का, सब चीज का ड्यू डेट होता है। तो ड्यू डेट के बाद भी अगर कोई पे नहीं करता है तो अपोजिट पार्टी ऑब्वियसली डैमेज क्लेम करेगा, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग ना। हेलो, जैसे इलेक्ट्रिक में आपको एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर आप लगातार 2 महीना 3 महीना बिल जमा नहीं करते ना, फिर एक लंबा चौड़ा ग्रीन बिल भेज देता है कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई में, ठीक है, फिर उसके बाद एक दिन आके आपका इलेक्ट्रिक का लाइन काट के चला जाएगा, जब तक आप सारा बिल जमा नहीं कर दोगे तब तक आपका लाइन रिस्टोर नहीं होगा। ये नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का रूल है। पोस्टपेड फोन का भी कॉन्सेप्ट चलता है अपने हिसाब से, इसी तरह से हर चीज का इस तरह का नियम चलता होगा, ठीक है, केस टू केस मैटर चलता है। बड़े बड़े कंपनीज के केस में छोटा छोटा लोगों का क्या है सर, वो तो फंस जाता है, लेकिन फंसता नहीं, उसको भी तो अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो इसको कहते हैं एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पर्टिकुलर डेट में ड्यू है उस पर्टिकुलर डेट में अगर कोई आके बोला कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, बट डील तो डील है ना सर। During the performance of the contract, actual breach of contract also occurs when during the performance of the contract one party fails or refuses to perform his obligations under it by express or implied act। मैंने ऐसा कुछ कर रहा है जिससे पता लग रहा है कि भाई हो नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करते करते रिफ्यूज हो गया, वन पार्टी फेल्स टू रिफ्यूज टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, जो उसको करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा है, एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी हो सकता है। तो नॉर्मली जब एक्चुअल ब्रीच होता है ना, यार कोई भी ब्रीच हो जाए, इसके लिए एक्चुअल ब्रीच हो या एंटिसिपेटरी ब्रीच, रेमेडी अवेलेबल ऑब्वियसली होता है, जैसे कि सूट फॉर डैमेज, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन एंड सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सर एक एक करके आगे बढ़ते, ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। याद रखना सर कि रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होता है नॉर्मली, तो नॉर्मली यही यही 5 रेमेडीज अवेलेबल होते हैं, सूट फॉर डैमेज, रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, suit for specific performance, suit for injunction and suit upon quantum merit। अब suit for damages क्या होता है सर, नहीं सिंपल डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल डैमेज के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। डैमेज के भी टाइप्स हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या है कि नहीं, केस भी बताएंगे आपको आगे आगे, ठीक है, स्पेशल डैमेजेस की नहीं, जिसके भी डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस की, प्रीफिक्स डैमेजेस की नहीं, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस की नहीं, ठीक है। तो ये सब सेक्शन 73 एज वेल एज सेक्शन 74 में बताया गया है। तो चलो धीरे धीरे बात को समझते हैं। Compensation for loss or damage caused by breach of contract section 73। So when a contract has been broken, ठीक है, ठीक है, जब 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 डील टूट गया, डील नहीं सर, डील, ओके, when contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew, which the parties knew when they made the contract। जब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तब दोनों पार्टी को पता था कि इस चीज को ब्रिज कहते हैं, likely to result from the breach of it। ब्रिज करने के बाद क्या हो सकता है इसका भी आइडिया दोनों पार्टीज को पता था। Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by the reasons of breach। Compensation for failure of discharge obligation resembling those created by contract। तो यहाँ पर ना 3-4 चीज होते हैं कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे ही दोनों पार्टी ना एक दूसरे के साथ बात कर लेता है कि अगर मैं नहीं कर पाया, ठीक है, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट अगर टाइम पे फुलफिल नहीं हो पाता है तो क्या डैमेज क्लेम हो सकता है, और ये पूरा बात सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है। In estimating the loss of damage arising from a breach of contract, the means which existed from remedying the inconvenience caused by the non-performance, the contract must be taken into account। ठीक है, अब पूरा बात ना कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातचीत हुआ था दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है, अगर कोई बातचीत नहीं था तो फिर ये बाकी कॉन्सेप्ट पे फिर कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है। नॉर्मली कंपनी बोल देता है या बिजनेस टू बिजनेस ये डील पहले से ही प्रीवियसली डिसाइड होते हैं,
इसीलिए बोला compensation can be claimed for any loss or damage which naturally arises in the usual course of events. A compensation can also be claimed for any loss or damage which the party knew when they entered into the contract as likely to result from the breach. That is to say, special damages can be claimed only on previous notice. स्पेशल डैमेज तभी क्लेम कर सकते हैं अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रीवियसली कोई नोटिस भेजता है और अगर वो बात दोनों तरफ से माने एक्सेप्ट होता है. But the party suffering from the breach is bound to take reasonable steps to minimize the loss. है ना, जो बंदा जिसके साथ धोखा हो रहा है, सफरिंग फ्रॉम द ब्रीच, कोई तो पार्टी होगा सर कि ब्रीच करने के कारण एक पार्टी को तो सफर करना पड़ता है ना. तो जिसके साथ ये ब्रीच के कारण लॉस हो रहा है, ठीक है, उनके पास रीजनेबल स्टेप्स लेने का अधिकार है ताकि उसका लॉस कम हो जाए. ठीक है, वेरी सिंपल बात. नो कॉम्पेंसेशन इज पेबल फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस. ठीक है, जो एक्चुअली कनेक्ट माने कोई रीजन नहीं है या फिर जिसका कोई प्रॉपर माने जानबूझ के नहीं किया, इनडायरेक्ट लॉस है. ठीक है, इसका कोई कॉम्पेंसेशन अवेलेबल नहीं है. रेमेडी बाय वे ऑफ डैमेजेस और काइंड ऑफ डैमेजेस, तो अलग अलग डैमेजेस है, जैसे जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज, स्पेशल डैमेज, विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेज, नॉमिनल डैमेज, डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले एंड प्रीफिक्स डैमेज. तो कितना तरह का हो गया, मेनली 6 टाइप्स. डैमेज का भी तरह हो गया, तरह माने टाइप्स. ठीक है, रॉकोम, बांग्लादेश वाले की रॉकोम. ठीक है, तो डैमेज का भी 6 रकम का होता है. ठीक है, कितना रकम हो गया सर, 6 रकम. देखो बंगाली में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं रकम. ठीक है. अच्छा, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things. When course of things means business from such breach, or which the parties know when they made the contract to likely to result from the breach of it. माने दोनों पार्टी को पता है कि क्या हो सकता है. यहाँ पर एक केस दिया गया है, such compensation is not to be given for any remote and indirect loss or damage sustained by reasons of the breach. Section 73 of the Indian Contract Act and the rule in Hadley versus Baxendale. Hadley versus Baxendale. अब जो भी बोलो आप, ठीक है, नाउन है, अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लो. हेडली बोलो, हेडली बोलो, जो बोलो, बक्सेंडल बोलो, बैक्सेंडल बोलो, आई डोंट नो. ठीक है, फॉरेन नेम है, मेरे को भी हमेशा समझ में नहीं आता क्या नाम से पुकारो. ठीक है, अच्छा, बैक्स बोलू कि बक्स बोलू, आई डोंट नो. अच्छा ठीक है, समझ में आ गया आपको. तो हेडली वर्सेस बक्सेंडल, फैक्ट क्या है, चलो पहले थोड़ा फैक्ट पे ध्यान देते हैं और फिर धीरे धीरे मैटर के बारे में बात करते हैं. बट पहले चीजों को समझना पड़ेगा, फोकस. ठीक है, सिंपल है, सिंपल एंड इजी. केस फॉरेन लॉ से पढ़ा जा रहा है, पर मैं आपको बोलूं कि हमारे देसी समझते हो, लोकल आसपास में ऐसा सिचुएशंस बहुत देखने को मिलता है. इन योर लोकेलिटी, इन माय लोकेलिटी, इन द इंटायर इंडियन लोकेलिटी. जो मैं आपको भी फॉरेन केस में बताऊंगा, क्योंकि ऐसा ब्रिटिश लॉ से लिया गया ना, तो इसीलिए ना फॉरेन केस लॉ पढ़ा जाता है, क्योंकि दर्ज हुआ है, कोर्ट में केस लड़ा गया है, इसलिए इसका जजमेंट आया और उसी से क्या हुआ ना, आगे का केस के बारे में सोल्यूशन निकला. तो जो दर्ज होता है, जिसके बारे में पहले केस को लिया गया है, तो वो आपको पढ़ाया जाता है. लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, ऐसा चीजें हमारे नॉर्मल लोकेलिटी में भी होता रहता है. यहाँ पर हेडली वर्सेस बैक्सेंडल हमारे सोसाइटी में कोई और नाम पे भी हो सकता है, बट शायद वो केस दर्ज नहीं है, या फिर कोई ऐसा केस करने नहीं गया है, या फिर करने गया भी है तो कोर्ट उसमें जजमेंट शायद प्रॉपरली नहीं दिया था, या फिर उतना पेशेंसफुली उसको देखा नहीं. देखो, द क्रैंकशैफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हैड ब्रोकन. अब से पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सर, ये क्रैंकशैफ्ट होता क्या है. सर ये बेसिकली ना एक तरह का, कोई जानते हो सर क्रैंकशैफ्ट क्या होता है? देखा है, सभी ने देखा होगा
गांव साइड में जो फ्लोर मिल होता है ना, अभी भी सिटी में भी है, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में ही है। दिखाता हूँ। कितना दाम बता रहे? 10 लाख, बहुत दाम है सर। क्रैंकशाफ्ट कुछ इस तरह का चीजें देखने होते सर। ग्राइंडिंग मशीन्स दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? हेलो, मशीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको क्रैंकशाफ्ट कहते हैं, माने जिससे बेसिकली पिसाई होता है। गांव गांव में मशीन चलता है ना, हॉलर में डालते हैं, ठीक है, फिर वो गेहूं को आटा बनाते हैं, ठीक है, या चावल का आटा बनाते हैं। उसका मशीन का पार्ट्स है एक ग्राइंडिंग मशीन। जैसे हम लोग घर में मिक्सी चलाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, वैसा ही कुछ होगा बड़े मशीन का। ठीक है, मुझे भी इतना इंजीनियरिंग नॉलेज नहीं है सर, ज्यादा नॉलेज हर फील्ड में पॉसिबल भी नहीं है, पर फिर भी जितना जरूरत पड़ा मैं आपको अभी बताया। द क्रैंकशाफ्ट ऑफ पीस फ्लोर मिल हैड ब्रोकन, ही गिव्स इट टू डी। अच्छा, मानो कि अगर किसी का ये मशीन है और उसका अगर कोई टूट जाता है पर्टिकुलर पार्ट्स, तो ऑब्वियसली वो किसी मैकेनिक को देगा, है ना, जो इसको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही बात है कि एक जन का फ्लोर मिल था, जैसे यहाँ पर बोला पी का फ्लोर मिल है जो कि टूट गया, क्रैंकशाफ्ट टूट गया, फ्लोर मिल नहीं। गिवन टू डी को दिया, एक कॉमन कैरियर। अच्छा, कि डी कौन है? कॉमन कैरियर हु प्रॉमिस टू डिलीवर इट टू द फाउंड्री, माने जहां पर ये ठीक होता है, डिलीवर इट टू द फाउंड्री इन 2 days वेयर ही न्यू शाफ्ट वाज टू बी मेड, जहां उनको पता है कि ये 2 दिन में ठीक करके वापस लाएंगे। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग। ऑब्वियस बात है कि एक मिल का, एक फ्लोर मिल का मेन पार्ट यही है, क्योंकि यही तो ग्राइंडिंग करता है। अगर यही नहीं रहेगा तो फिर ग्राइंडिंग का काम कैसे चलेगा? आटा पिसाई कैसे होगा? चावल का पिसाई कैसे होगा? है ना, पिसाई मशीन बहुत जरूरी होता है सर गांव साइड में, इकोनॉमी अभी भी, इवन टाउन में भी। मैं तो नॉर्मली यहाँ पर केशवपुर एरिया में मैं सर फ्लोर मिल का आटा खाता हूँ, जो लोकल फ्लोर मिल होता है ना, मैं वही आशीर्वाद आटा या गणेश आटा इमरजेंसी में लेता हूँ, पैकेज आटा जो होता है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ऑलवेज कि अगर फ्लोर मिल जाए ना लोकल में, उसका आटा का रोटी का जो स्वाद है और जो जो क्वालिटी मिलता है, क्योंकि पूरा फाइबर मिलता है, और जो फाइबर शरीर में जाएगा तभी ना शरीर में कुछ काम आएगा सर। ठीक है, वो पैकेज आटा में फाइबर नहीं रहता है, वो फाइबर को पता नहीं क्या करता है वो लोग प्रोसेसिंग में, बड़े बड़े कंपनीज का जो आटा पैकेट होता है उसका फाइबर नहीं दिखता है, और फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। ठीक है, बिकॉज उसी के ऊपर पूरा आपका मिनरल्स वगैरह सारा चीज डिपेंड करता है, और पचता भी है प्रॉपरली शरीर के लिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो आई नीड जिस जो थोड़ा सा ना, जिसमें थोड़ा आटा का रंग ना थोड़ा लाल लाल होता है, ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन अगर आप पैकेज आटा खाओगे ना, उसमें रोटी जो है ना सफेद कलर का होगा, मैंने उसमें ना मैदा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, मैंने भले ही आप रोटी खा रहे हो बट वो आटा की जगह मैदा बन जाता है। ठीक है, रिफाइंड हो जाता है, और ज्यादा रिफाइंड चीज कुछ भी अच्छा नहीं होता सर। तो जो भी हो, जिसको पता है, नॉलेज है, वो समझ जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट, फिर भी ग्राइंडिंग तो चाहिए सर। मैं आपको एक सिंपल बात की, आप लोग भी सर पैकेज आटा खाना बंद करके ये वाला खाओ, नॉर्मल आटा खाओ सर, ये नॉर्मल एक एडवाइस। अच्छा, क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडिंग मशीन। अब ये क्रैंकशाफ्ट खराब हो गया, अब क्रैंकशाफ्ट खराब हो गया तो फिर मशीन कैसे चलेगा? 2 दिन बंद है मशीन। द मिल स्टॉप्ड वर्किंग, डी डिलेड द डिलीवरी ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, सो द मिल रिमेन्ड आइडल फॉर अनदर 5 days। अब ये डिले कर दिया, डी जो कि कॉमन कैरियर था, मैंने बेसिकली कैरियर मैंने जो बाहर से ठीक करके ला के देगा, ठीक है, कुरियर सर्विस की तरह। डी डिलेड द डिलीवरी ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, सो द मिल रिमेन्ड आइडल फॉर अनदर 5 days। ही रिसीव्ड द रिपेयर्ड क्रैंकशाफ्ट 7 days later, 7 दिन बाद मिला, 2 दिन की जगह। देन हु हैव अदरवाइज रिसीव्ड, ही वुड हैव अदरवाइज रिसीव्ड, मतलब जहां 2 दिन में मिलना चाहिए था उसको 7 दिन बाद मिला। पी शूड डी फॉर डैमेजेस। अब पी क्या कर रहा है? पी यहां पर डी पे डैमेज क्लेम कर रहा है।
कि भाई तुम्हारे लिए मेरा मशीन 1 हफ्ता बंद पड़ गया, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में डैमेज क्लेम करूंगा, तुमने 2 दिन बोल के 7 दिन लगाया। ऊपर से डी क्या किया, फॉर डैमेजेस नॉट ओनली फॉर द डिले, सिर्फ डिले के लिए डैमेज नहीं किया in the delivering the broken part, but also for loss of profit suffered from the mill for not having been worked। 7 दिन मिल बंद था ना सर, उसमें उसको जितना लॉस हो रहा है पी को, वो डी के ऊपर वो भी चार्ज कर रहे हैं, चार्ज फ्रॉम डी, जो लॉस हुआ 7 दिन मिल बंद होने के कारण, जो प्रॉफिट उसने सफर किया। बताओ बात समझ में आ रहा है? अब कोर्ट मैटर को कैसे डील किया, P was entitled only for ordinary damages and D was not liable for the loss of profit because the only information given by P to D was that the article to be carried was the broken shaft of a mill and it was not made known to them that the delay would result in loss of profit। यानी ये P को भी पता था, D को भी पता था कि भाई 2 दिन में ठीक करके P D को वापस करेगा शाफ्ट को, ये बात दोनों को पता है, P को भी पता है, D को भी पता है। P को पता है कि D 2 दिन में उसको दे देगा, P को भी पता है कि भाई 2 दिन में मेरे को मिलेगा, ठीक है, बट 2 की जगह 7 दिन हो जाने से ये बात P को भी समझ में आ रही है कि मेरा डिले हो रहा है, D को भी समझ में आ रहा है कि मेरा देने में डिले हो रहा है, लेकिन इनके बीच में लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन का लेन देन नहीं हुआ। अगर पहले से हुआ होता तो P फिर डैमेज क्लेम के लिए जा सकता था, पर ऐसा किसी भी मैटर में दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं था। तो बेसिकली कोर्ट ने एक ऑर्डिनरी डैमेज के लिए गया सर, और ये ऑर्डिनरी डैमेज क्या है कि डी डिले के कारण एक ऑर्डिनरी डैमेज पी को पे करेगा, लेकिन लॉस ऑफ प्रॉफिट का जो लॉस के बारे में पी क्लेम कर रहा है ना, पी क्लेम कर रहा है ना, ये नहीं मिलेगा सर, ये नहीं मिलेगा। बात समझ में आया कुछ? ऑर्डिनरी डैमेजेस में ये नहीं मिलता है, अगर पहले से इन्फॉर्म किया होता तो ऑब्वियसली क्लेम कर सकता है। ये है, ये वाला केस बना था एक्चुअली आपका इनके बीच में, हेडली वर्सेस वैक्सेंडेल का फैक्ट्स, यही केस था। सर বোঝা গেছে? हेलो বোঝে যাচ্ছে तो? हाँ सर। एकदम हमारे आसपास में चलता है, ये पढ़ाई कुछ भी बाहर का चीज नहीं है, सब इसी पृथ्वी का है, हमारे समाज का ही चीजें हैं, और यू कैन डिस्कवर एवरीथिंग इन आवर नॉर्मल सोसाइटी, कुछ भी बाहरी दुनिया से नहीं आया है, ठीक है, चाहे आप सीए पढ़ रहे हो, सीएमए कर रहे हो, ठीक है, एमबीए कर रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपके वर्क ऑफ एजुकेशन से, अगर आप पढ़ाई को कनेक्ट करते हो ना आपके आसपास के साथ, इससे बड़ा कुछ नहीं होता। बस यही तो चाहना, यही होना चाहिए, जस्ट कनेक्ट विथ योर रियल लाइफ, काम आसान हो जाएगा, एवरीथिंग। Agrees to sell to B bags of rice at 5,000 per bag, delivery to be given after 2 months। एग्री कर रहा है बी को राइस देने का 5,000 पर बैग, सेल करेगा, डिलीवरी टू बी गिवन आफ्टर 2 months, कितना मंथ बाद डिलीवरी करेगा? 2 महीने बाद। ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी द प्राइस ऑफ राइस गोज अप, ध्यान से सुनना, डिलीवरी के दिन प्राइस राइस का दाम बढ़ गया, 5,000 पहले दाम था, अब पर राइस का बैग 5,500 हो गया। रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? हेलो अरशद, कोई कोई कुछ कहना है? सुमित, हाँ सुमित बोल, तेरा आवाज नहीं आ रहा है सुमित। सर मिसक्लिक हो गया सर। अच्छा ठीक है, कुछ पूछ रहे थे, बार बार हो रहा है, ठीक है। 5,000 का चीज 5,500 हो गया पर बैग। नाउ ए रिफ्यूज टू डिलीवर द बैग्स टू बी, अब ये बोल रहा है कि हम तुमको देंगे नहीं क्योंकि मार्केट में मेरे को 500 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो ए यहाँ पर ब्रिज करेगा ना, ए रिफ्यूज करके ब्रिज कर रहा है ना,
तो सिंपल बात है सर, यहाँ पर एक बहुत इजी मैथ्स है, वेरी सिंपल मैथ्स। अगर ए रिफ्यूज करेगा बी को डिलीवर करने में, तो बी क्लेम कर सकता है कितना, 5,500 नहीं सर, 500 टका। इस ब्रिज के कारण, इस ब्रिज के कारण बी का कितना लॉस हो रहा है, 500 का लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर आज उसको मार्केट में खरीदना होगा तो 500 टका एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, क्योंकि वो एक के साथ पहले से डील करके रखा था। तो कोर्ट सिंपल डिसीजन देगा, कोर्ट में भी नहीं जाना है, वो आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट हो जाएगा। सिंपल भाई, 500 टका दे दो और मत दो उसको। अगर ये रिफ्यूज करेगा ना बी को डिलीवरी करने में, तो सिंपल बात है 500 टका बी को दे दो आप, पर बैग का, पर बैग 500 दे दो, काम खत्म। क्यों? क्योंकि डील तो 5,000 में हुआ था, अभी मार्केट में दाम बढ़ गया है, बट डील तो पहले हो के रखा है। सर आप लोगों को मैं क्या बताऊं, ये जो चीज हुआ है ना सर, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट में एक डील चलता है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बता रहा हूं आप लोगों को। थोड़ा सा बता रहा हूं, सुनो। आप लोग डेरिवेटिव मार्केट के बारे में शायद नहीं सुने होंगे, या सुने भी होंगे तो फिर में भी समझ में नहीं है, ये फिर हो सकता है कि आप में से किसी को पता है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को पता हो। रियल वर्ल्ड में डेरिवेटिव बोल के एक मार्केट चलता है, फाइनेंशियल मार्केट है सर। जो लोग स्टॉक मार्केट को लेके पढ़ाई करते हैं, रिसेंटली मेरे पास से काफी स्टूडेंट्स डेरिवेटिव का एग्जाम क्रैक किया सर, और वो लोग मार्केट में एज एन एक्सपर्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, डेरिवेटिव एक्सपर्ट के तौर पे। डेरिवेटिव के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि इक्विटी डेरिवेटिव होता है, कमोडिटी डेरिवेटिव होता है, फिर आपका करेंसी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक्सचेंज चलता है, गवर्नमेंट इसको अलग से चलाता है, ठीक है। इवन आप लोगों का जो CA CMA का सिलेबस है, उसमें भी आपको डेरिवेटिव फाइनल लेवल में हल्का सा पढ़ाया जाता है। पर ये जो पढ़ाई होता है यहाँ पर हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं सर, ठीक है। CA CMA फाइनल में भी डेरिवेटिव का पढ़ाई है, और जो लोग CFA का पढ़ाई करते हैं उनको भी डेरिवेटिव के ऊपर स्पेशली पढ़ाई करना पड़ता है। चलो दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैं थोड़ा सा एक चीज आपको बता रहा हूँ, चाहे आप CA कर रहे हो, CMA CFA, हर चीज में पढ़ना तो पड़ेगा सर। एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मैटर है ये, जो आपको मैं बोला ना, आज 5,000 का डील है, कल 5,500 का दाम हो गया। ये बी को बोला था कि भाई हम तुमको 5,000 में बेचेंगे, लेकिन कल अगर दाम बढ़ जाता है ना तो ए का लॉस है, सिंपल बात है। लेकिन बी, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस का खेला चलता है। जो चीज मार्केट में 5,000 था 2 महीने पहले डील हुआ था, यहाँ पर मार्केट में 1 मंथ का डील होता है, एक मंथ का डील होता है। आप स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, करेंसी माने जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, लाइक US डॉलर, इंडियन रुपीज, ठीक है। कमोडिटी मार्केट चलता है, कमोडिटी मार्केट में आपको ना अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो सकता है, गोल्ड होता है, ठीक है। देखो ये देखो लिखा है ना, कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, ठीक है, ये इसके ऊपर चलता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज का डील 5,000 में हुआ था, मानो यहाँ पर बी जो है ना वो बायर था, वो 5,000 में डील को नक्की किया था। डेरिवेटिव मार्केट ऐसे ही चलता है कि आपको अगर पता है कि मार्केट 5,000 से 5,500 चला जाएगा, ये बी को पता था इन द सेंस बी का मार्केट प्रेडिक्शन सही निकला, बी का मार्केट प्रेडिक्शन सही निकला। ध्यान से सुनना बात को, छोड़ा 2 मिनट बता रहा हूं। ए का मार्केट प्रेडिक्शन गलत निकला इस बार, तो 5,000 का चीज 5,500 हो गया। अब बी ए देख रहा है मेरा तो लॉस हो जाएगा, मैं बी को नहीं बेचूंगा। बट ये नहीं हो सकता, रियल लाइफ में भी नहीं हो सकता, माने नॉर्मल मार्केट में भी नहीं हो सकता, डेरिवेटिव मार्केट में इसी का लॉस खाना पड़ता है। तो ए का 500 टका लॉस हो गया, क्योंकि मार्केट अभी 500 एक्स्ट्रा में चला गया, और ए को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट बी को 5,000 में ही देना पड़ेगा। तो बी को 500 का फायदा, क्योंकि ये प्रोडक्ट बी अभी क्या करेगा, 500 टका एक्स्ट्रा दाम पे मार्केट में बेच देगा, 500 टका एक्स्ट्रा दाम पे मार्केट में बेच देगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी 5,000 में खरीदा हुआ है, 5,000 में खरीदा हुआ है, और 500 टका उसको मार्केट में एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और कोई ना कोई होगा मार्केट से उससे परचेस कर ही लेगा, ठीक है। तो ये बी का पर शेयर में प्रॉफिट हो जाएगा, या पर लॉट में प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लोग कमाते हैं। लेकिन ये प्रेडिक्शन इतना आसान चीज नहीं है, ये प्रेडिक्शन कोई तुक्का नहीं है, जिसको तुक्का लगता है वो उसको जुआ बना देता है।
जिसको इकोनॉमी का नॉलेज होता है वो साउंड नॉलेज के साथ इसको चलाते हैं। सरकार इसीलिए ये सब चीज पढ़ाने के लिए बोलते हैं, तभी जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है, सीएमए वाले सब पढ़ते हैं इनको। एनआईएसएम, जो लोग एनआईएसएम का पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं इनको, पढ़ के मार्केट को समझते हैं और इसका डील करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। हर चीज का हो सकता है, यानी मार्केट जिस प्रोडक्ट के ऊपर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने का परमिशन देता है, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, इसी खेल में चलता है सर। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक, इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं सर? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इस नाम पे चलता है। अब ये स्टॉक मार्केट में होता है, करेंसी मार्केट में होता है, कमोडिटी मार्केट में होता है, ठीक है। ये मेरा हमेशा इसका बैचेस भी चलता रहता है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट बात, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बड़ा चीज है सर, इसमें लॉस तो एक पार्टी का हो ही जाता है। तो सिंपल डील है, यहाँ पर एक सिंपल डील है कि दाम बढ़ गया फ्यूचर में, ए का लॉस है, बी का फायदा है, ठीक है। अब अगर ये बोलेगा नहीं हम अब नॉर्मल बिजनेस में क्या होता है, वो तो डेरिवेटिव नहीं है ना, ये नॉर्मल बिजनेस है। अब ये बोल रहे कि हम आपको डिलीवरी नहीं करेंगे, ये बोल रहे हैं हम आपको डिलीवरी नहीं, आप ऐसे बोल नहीं सकते। अगर बोला तो बी डैमेज क्लेम कर सकता है। कितना डैमेज क्लेम करेगा? 500 टका। डेरिवेटिव मार्केट में सेटलमेंट हो जाता है। सर कैसे? सर वो सीखने में पता चलेगा, ठीक है। वो उसका सेबी का खेल है, स्टॉक मार्केट का खेल है, वहां पर अलग सेटलमेंट होता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेटिव समझा दिया सर, जिसके दिमाग में चला गया कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं समझ पाए डोंट वरी, बाद में सीख लेंगे। सर आपका तो बस अपनी मर्जी से ही बात करते हो आप। नहीं सर ऐसा बात नहीं, मेरा मर्जी बोल के कुछ नहीं है। देखो स्पेशल डैमेजेस के बारे में सुनो सर। पर पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिसीव नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस affecting the contract, he will be liable not only for damages arising naturally and directly from the breach but also for special damages. A delivered machine to B, a common carrier to be conveyed to A's mill without delay. A also informed B, A B को बोल दिया, सेम केस है, वही क्रैंकशाफ्ट वाला केस। A also informed B that this mill was stopped for want of the machine. ये मिल जो है, ये जो फ्लोर मिल है, ठीक है, ये जो फ्लावर मिल है जहां पर पिसाई का काम चलता है, ये मिल बंद रहेगा मशीन के वेट में, ठीक है। So B unreasonably delayed the delivery of the machine, and in consequence they lost a profitable contract with the government. सरकार के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट था, ए का राइस देना था या फिर आटा देना था, कुछ भी सप्लाई करना था। In this case, A is entitled to receive from B by way of compensation the average amount of profit which would have been made by the running of the mill during the period of delay. नॉर्मल डिले के कारण जो ऑर्डिनरी डैमेजेस है वो तो देना पड़ेगा, साथ में प्रॉफिट का पार्ट जो लॉस हुआ है ना, एवरेज में, मैक्सिमम लॉस नहीं, एवरेज प्रॉफिट का लॉस देना पड़ेगा, which would have been made by running the mill during the period of delay, but he cannot recover the loss sustained due to the loss of government contract. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का लॉस जो है उसके लिए नहीं होगा कि गवर्नमेंट से इतना मुझे मिलता, नहीं, that should not be the criteria. क्राइटेरिया इसकी तुम इस पर्टिकुलर पीरियड में एवरेज प्रॉफिट कितना कर लेते, उस एवरेज प्रॉफिट का लॉस बिल्कुल ए से आप क्लेम कर सकते हो, क्योंकि ए को भी पता था, बी को भी पता था कि मशीन बंद रहेगा और मशीन बंद रहने से बी का लॉस होगा, ये बात ए को पता था, फिर भी अनरीजनेबली बी ने डिले किया, ठीक है। तो स्पेशल डैमेजेस का क्या है? अब बी बोलेगा नहीं मेरा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, ठीक है, या फिर कोई बड़ा पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिस हो गया, ये कोई पर्टिकुलर डिपेंड करने वाला बात नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से तुमको कितना मिलता वो अलग बात है, एवरेज कितना प्रॉफिट तुम कर सकते थे इस पीरियड में, कोर्ट वही डिसीजन देगा आपको, ठीक है, ऑर्डिनरी मैटर में। सो ऑर्डिनरी डैमेज एक क्लेम तो होगा डिले करने के कारण, और साथ में एवरेज प्रॉफिट तो क्या मिलेगा, ऑर्डिनरी डिले के कारण प्लस स्पेशल डैमेजेस जो कि एवरेज प्रॉफिट दैट पर्टिकुलर पीरियड का, एवरेज प्रॉफिट उस पीरियड में एक पर्टिकुलर फ्लोर में जितना कमाता है, हर बिजनेस का एक एवरेज इनकम होता है सर, वही वाला प्रॉफिट का लॉस कंपेंसेशन के तौर पे ए को बी को देना पड़ेगा।
बोलो सर, क्लियर है बातें? हेलो, समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। दिन ना हाँ हाँ हाँ, एग्जांपल दिन ना দিলাম তার কি এক্সাম্পল দেবো বল? না এটা আমি ঠিক বুঝলাম না খুব সিম্পল না, ধর আজকে ধর আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে, ঠিক আছে? আমার ফ্যাক্টরিতে আমি আটা মেশিন আছে, ঠিক আছে? আটা বানাই। আমার সাথে গভর্নমেন্টের ডিল হয়, গভর্নমেন্ট আমার থেকে আটা নেয়। गवर्नमेंट কেন आटा नहीं, राशने आटा देना चाहिए, पब्लिक राशन सिस्टम होता है ना सर, उसमें गवर्नमेंट आटा देता है। अब फैक्ट्री किसका है, मानो मेरा, ठीक है, माई फैक्ट्री। अब मेरा मशीन खराब हो गया है, सैफ्ट खराब हो गया है, मैं सैफ्ट को मानो नील को दिया कि नील मेरा सैफ्ट को ठीक करके लाना। तो नॉर्मली मेरा सैफ्ट एक रीजनेबल टाइम पीरियड में नील ने मेरे को बोला सर हो जाएगा, पर मैं नील को ये भी बोला था कि नील मेरा मशीन वेट करेगा इस सैफ्ट के लिए, क्योंकि मशीन बंद रहेगा, ठीक है, मेरा बिजनेस बंद रहेगा। तो वही बात यहाँ पर बोला, ऑल्सो इन्फॉर्म बी दैट दिस मिल वाज स्टॉक फॉर वांट ऑफ मशीन। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि नील को मैं यही बोल रहा हूँ कि नील मेरा मशीन बंद रहेगा, इसमें मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है, हो सकता है नहीं होगा, तो तुम जल्दी करना। लेकिन बी ने मैंने नील ने, बी इक्वल्स टू नील, नील यहाँ पर क्या किया, अनरीजनेबली डिले किया सर। नील बेसिकली मेरे साथ अनरीजनेबल डिले किया, उसको जल्दी करने के बजाय वो और लेट करता रहा, और इसमें मेरा मशीन का डिले के लिए तो जो हुआ वो तो डैमेज, ऑर्डिनरी डैमेजेस दे भी रहा था, साथ में स्पेशल डैमेजेस भी आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर नोटिस मिला था, वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट रिसीव ए नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। यहाँ पर मैं नील को बोला था कि देखो मेरा मशीन बंद रहेगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगा, तुम टाइम प्ले करना, इसीलिए मैं नील पे स्पेशल डैमेज क्लेम कर सकता हूँ। और स्पेशल डैमेज कितना क्लेम कर सकता हूँ? क्या गवर्नमेंट डील मिस होने का प्रॉफिट? नहीं सर, जितना दिन, मान लो 10 दिन मेरा मशीन बंद था, इस 10 दिन में मैं नॉर्मल में जितना प्रॉफिट करता, एवरेज प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, उतना ही प्रॉफिट मैं नील से क्लेम कर सकता हूं, ना कि ये जो स्पेशल गवर्नमेंट डील जिसमें मेरे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता, एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकता, एवरेज प्रॉफिट क्लेम कर सकता। एवरेज प्रॉफिट कोई भी मिल नॉर्मली चलने से जितना कमाता होगा उतना मैं क्लेम कर सकता हूँ। स्पेशल डील मिस हो गया वो मैं क्लेम नहीं करता हूँ। বুঝতে পারলি কি পারলি না? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি ঠিক আছে, थैंक यू सर। सर Similarly- प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा नहीं होता है, हाँ, प्राइवेट कंपनी में ऐसा तो नहीं होता है सर। कैसा नहीं होता, बोलो और एक बार। जैसे मशीन खराब हो गया हम्म, तो उसके लिए हम मैकेनिक को देते हैं, मैकेनिक के साथ तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है कि अगर मेरा लॉस होगा तो तुम्हें देना होगा, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है, बात होता है, क्यों नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि दोनों पार्टी डील कर रहा है उनके बीच में क्या डील हो रहा है उसके ऊपर, क्यों नहीं हो सकता। मतलब बहुत कम होता है सर, कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं लेता है मैकेनिक। नॉर्मली नहीं लेता है वो, वही वही मन बात है कि देखो ये तो रिस्की काम है ना सर, काम तो जी। रिस्की है कि अगर टाइमली नहीं हो पाएगा तो फिर मेरे को फालतू में देना पड़ेगा। लेकिन बड़े बड़े केस में ऐसा डील करते हैं कंपनीज, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी तो देता देता है ना सर। अगर हमको Yes. टाइम पे चाहिए तो टाइम पे चाहने के लिए तो एक्स्ट्रा पैसा भी दिया जाता है। तो भाई मेरा काम जल्दी करना है, टाइम पे चाहिए, तो तब ऑपोजिट साइड में जो पार्टी डील लेता है वो भी बोलता है कि भाई हम एक्स्ट्रा पैसे में काम करेंगे, तब जाके वो अगर एक्स्ट्रा पे पैसे, करना होता है सर पहले, हाँ बोलो, पहले एक्स्ट्रा पे भी करना होता है। हाँ एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम में स्पेशल ध्यान देके कंपनी करेगा। बड़े बड़े कंपनीज के केस में ऐसा कंपनी करता है, ऐसा बहुत जरूरी है सर, होता है सर। होता है, बिल्कुल होता है। मानो मेरा सीमेंट का फैक्ट्री है मानो, ठीक है, और सीमेंट फैक्ट्री में लाइन लगा के ट्रक पड़ा हुआ है लोड होने के लिए। अब मेरा मशीन खराब हो गया, अब मैं मशीन को स्पेशल मैकेनिक के पास भेजा, मैकेनिक बोल रहे कि देरी लगेगा, मैं बोलता हूँ एक्स्ट्रा पैसा दूंगा करके दो क्योंकि मेरा फैक्ट्री बंद हो जाएगा। अगर मैकेनिक को बात पसंद आया, डील पसंद आया तो वो बिल्कुल ले सकता है, फिर भी अगर उसने नहीं कर पाया तो फिर उसका प्रॉब्लम, ये रिस्क है, ये तो बिजनेस का रिस्क है, ठीक है, दिस इज द रिस्क ऑफ बिजनेस।
कि हाँ Risk बोलने रहता के, है ना, और रिस्क के साथ ही तो प्रॉफिट अराइज होता है सर। अगर पहले हाँ बोल दो, ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि माने क्या बोलते हैं कि रिस्क लेने से ही प्रॉफिट होता है। तो अगर आप स्पेशल रिस्क उठा सकते हो तो स्पेशल रिस्क ही तो आपका बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ता है। कुछ लोग हेडेक लेना नहीं चाहता, जो हेडेक नहीं लेना चाहते उसका बिजनेस आगे भी नहीं बढ़ पाता है, नॉर्मल रह जाता है। इट्स ऑल डिपेंड, मैन टू मैन वैरी करता है। क्योंकि मैं अभी तक देखा हूँ सर, मेरा जो मशीन डैमेज हुआ था, मैं जो हाँ मैकेनिक को बुलाया तो वो ऑन द मोमेंट वो मतलब काम करके वो निकल गया, पेमेंट भी उसी वक्त ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन या 4 दिन डिले करके ले रहा है, वैसा कुछ नहीं था। ये डिपेंड मैं करता है, इसलिए पूछा। नहीं नहीं ऐसा डिपेंड करता है कि कैसा मशीन है, क्या फॉल्ट है, ठीक है। मशीन में तो डिफरेंट काइंड ऑफ फॉल्ट होता है ना सर। तो ये जी किस जी तरह जी। का मशीन है, ठीक है, कितना किस फॉल्ट तरह है, का मशीन है, किस तरह का fault सब जैसे देखो मेरा कुछ दिनों से मेरा ऑफलाइन क्लास में एसी खराब है। जो लोग अभी ऑफलाइन आ रहे हैं उनको पता है कि मेरा क्लासरूम में एसी खराब होके रखा है, ठीक है। तो मैंने पहले एक लोकल मिस्त्री को बुलाया, ठीक है, लोकल मैकेनिक को दिखाया, उसने बोला, उसने चेक किया, फिर उसने चेक करके देखा कि मे बी कुछ मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। फिर बोल रहे हैं कि मे बी कंप्रेसर में प्रॉब्लम है, फिर वो डिसाइड नहीं कर पाया। फिर मैंने कंपनी को मिस्त्री को बुलाया, ठीक है, फिर मैंने कंपनी मिस्त्री को बुलाया, उन्हें जिस ब्रांड का प्रोडक्ट है, फिर कंपनी का मिस्त्री है, मेरा वारंटी चला गया। फिर कंपनी के मैकेनिक को जब मैंने बोला तो कंपनी का मैकेनिक मेरे को बता रहा है कि सर इसका बोर्ड तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोलते हैं मेरे को। बोर्ड है जो पीसीबी बोर्ड है वो मेरा खराब हुआ है, इन्वर्टर एसी में थोड़ा सा होता है। तो बोलता है कि इसका 10,000 के आसपास का कॉस्ट पड़ेगा आपका। और फिर बोलता है कि लेकिन आपको बदले में 1 मंथ का गारंटी मिलेगा। 1 मंथ का क्या गारंटी है कि अगर 1 मंथ के अंदर बोर्ड खराब हो जाए तो कंपनी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन 1 मंथ बाद कंपनी नहीं करेगा। अब 1 महीने के लिए 10,000, मतलब समझ में मेरे को भी नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा चुप हो गया, मैं देखता हूँ क्या करना चाहिए, कि नया मशीन लेना चाहिए, किसी को ठीक करना चाहिए, फिर लोकल मिस्त्री को बोले कि वो अपने हिसाब से करे। अब ये पूरा खेल, अगर कंपनी मेरे को बोलता है कि सर 10,000 में ठीक हो जाएगा, आपको एटलीस्ट 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर का, तो फिर मेरे को डील ठीक लगता। बट ये बोल रहे 1 मंथ, उसका भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा बोल रहा है कंपनी। तो फिर मैं भी चिंता में पड़ गया। तो इस तरह का सिचुएशन, ठीक है, फिर आप मशीन दे रहे हो, फिर भी आप बोल रहे हो, मतलब आप गारंटी नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो अगर अगर कोई बोलेगा मेरे को कि हम गारंटी लेंगे, 6 महीने का गारंटी लेंगे, ठीक है, कि हाँ मशीन खराब नहीं, तो मेरा 1 मंथ में ऑलरेडी मैंने कुछ दिन पहले प्रॉब्लम हुआ था, 10,000 का खर्चा किया, फिर प्रॉब्लम हुआ 10,000 का खर्चा, फिर 3 महीने में 10,000 में तो नया नया एसी आ जाएगा सर, है ना। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर अगर कोई बोल देगा कि नहीं हम नहीं दे सकते, तो फिर मैं भी स्पेशल डैमेज के लिए बोलूंगा उनको, वही कंपनी के लिए डैमेज हो जाएगा ना वो बात। अरे समझ आया नहीं, नहीं आया, मैंने ये डिपेंड करता है कि क्या यस सर। मशीन है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वो जैसे प्रेशर मशीन के बारे में बता रहा था सर मैं। एक्चुअली वो मेनली प्रॉब्लम है कि मेरा मशीन थोड़ा पुराना मॉडल का है, और कंपनी बता रहे हैं कि आजकल ये मॉडल का पार्ट्स अवेलेबल नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जो कंपनी का मशीन है वो कंपनी पे ही मिलेगा, उसका प्रोडक्ट जो हाँ भी हाँ मतलब हाँ डैमेज, वही, हाँ हाँ वही वैसा चीज। ही हो रहा है सर हमेशा। अच्छा, अब देखो सर, अभी बात आता है सर विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस। अब विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्या होता है? दिस डैमेजेस में बी अवॉर्डेड ओनली इन 2 केसेस, ठीक है। जैसे कि फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी बिकॉज इट कॉजेज इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स। देखो सर, शरीर टूटा, शरीर बन जाएगा, दिल टूटने पर दिल जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर खेल माइंड का है, इमोशनल मैटर का है, ठीक है। इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी होता है सर, फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा जरूरी, और ये बात दुनिया जानता है। फिजिकली काफी लोग बहुत हेल्दी होते हैं, पर वो इमोशनली हेल्दी नहीं होते, या कई बार दिल को चोट पहुंचता है। जैसे मानो किसी को शादी का वादा करके फिर शादी ना करना, या फिर शादी करने के बाद उसको छोड़ देना। ऐसे शादी या मैरिज एक बहुत ही प्योर एंड पवित्र रिश्ता माना जाता है इन एवरी सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड।
बट इंडिया में तो स्पेसिफिकली, इंडिया में शादी को तो सर ऐसे बोला जाता है कि 7 जन्म का रिश्ता है, ठीक है, कोई कोई बोलते हैं जन्म जन्म का रिश्ता है। तो अगर रिश्ता पवित्र हो ना, तो फिर रिश्ता बन के ही रहता है सर। लेकिन फिर भी एक्सेप्शनल सिचुएशंस होता है, और क्योंकि इसमें फीलिंग्स का मैटर है, बात लड़का लड़की का नहीं है कि लड़की का दिल कमजोर होता है, नहीं सर, लड़का का भी दिल कमजोर होता है, ठीक है। तो दिल का बात जब होता है, ऑब्वियसली लड़की लोगों का दिल थोड़ा ज्यादा कोमल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मदरहुड होता है ना सर, मदरहुड नेचर, नेचर जो है ना, ये मदर नेचर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मदर नेचर? क्योंकि आप देखना कि एक पेड़ भी ना, छोटा छोटा पेड़ पौधा को ना संभाल के रखता है। आप किसी भी जंतु जानवर को देखो, जो उसका माँ होता है ना, वो अपने बच्चे को किस तरह से पालता है, मैं देखता हूँ सर, आप कभी भी देखो, ठीक है। एक कुत्ता भी अपने बच्चे को कितना प्यार से, एक गाय भी अपने बछड़ा को कितना प्यार करता है, ठीक है। ये जो मदर नेचर है, ठीक है, ये मदर नेचर एक अलग ही फीलिंग्स होता है, जो भी हो। और ये किसी को सिखाने का जरूरत नहीं होता है। पर फिर भी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कई बार ना हम लोग इतना ज्यादा इमोशनल लेस हो जाते हैं, ठीक है, और किसी को माने इमोशनली ठेस पहुंचाने में ना देरी नहीं करते, और तब जाके ये प्रॉब्लम होता है। ये मटेरियलिस्टिक ज्यादा के मतलब ज्यादा मटेरियलिस्टिक होना, मटेरियलिस्टिक माने कि इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटीज का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे का वैल्यू है, ठीक है। तब जाके ये सब सिचुएशंस क्रिएट होता है। तो लॉ भी कहता है भाई कि जब आप ऐसे किसी के दिल को चोट पहुंचाओगे, तो फिर आपके ऊपर जो डैमेजेस होगा वो एग्जाम्पलरी होगा, माने वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल होगा, आपको बड़ा अमाउंट ऑफ लॉस झेलना पड़ सकता है, ठीक है, जो भी, ठीक है। नॉर्मली अगर हस्बैंड वाइफ को करे, या फिर शादी करने का प्रॉमिस करने के बाद फिर धोखा देके चले जाए, ठीक है, आप समझ सकते हो सर बात, ठीक है। इसलिए कितना कोर्ट में डिवोर्स केसेस चलता रहता है ना। तो इट्स अ वेरी बिग इश्यूज, ठीक है। तो समझ का सोशल मैटर है, मैं ज्यादा अंदर नहीं बात करूंगा, पर क्योंकि होता है तो मुझे बोलना तो पड़ेगा ठीक है। मैं अपने आप को ज्यादा रोक नहीं सकता, ठीक है। ट्रू है, और सच हमेशा, क्या बोलूं सर, ठीक है, सच बहुत ही अप्रिय होता है, लेकिन सच तो सच होता है। फॉर रॉन्गफुल डिजॉनर, अच्छा एक दूसरा पॉइंट में आ जाते हैं, चलो अब बात करेंगे बैंकिंग कॉन्सेप्ट में। जैसे यहाँ पर एक बात किया, wrongful dishonor by a banker of his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation to him. A businessman whose credit has suffered will get exemplary damage even if he has sustained no pecuniary loss. But a non-trader cannot get heavy damages in the like circumstances unless a damage are alleged and proved as a special damages. गिवॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक लंदन का केस है। ये बैंक आज भी है, वेस्टमिनिस्टर बैंक, ये लंदन में है सर। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज बोल के एक होता है ना, वहीं पर होगा शायद, ठीक है। नो व्हाट इज द पॉइंट सर, माने मानो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, और आपने किसी को, मानो मिस्टर अरशद ने नील को कोई चेक दिया, ठीक है। अरशद ने नील को कोई चेक दिया, और अरशद के बैंक अकाउंट में अच्छा खासा पैसा है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल 5 करोड़ है अभी, अरशद खुश है, 5 करोड़ है, ठीक है। हो सकता है और भी ज्यादा हो, कम भी हो सकता है, डजंट मैटर। मान लो कि अरशद के बैंक अकाउंट में 5 करोड़ है, और अरशद ने नील को एक 1 करोड़ का चेक दिया। अच्छा, 1 करोड़ का चेक को फुलफिल होने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है? हेलो सर, फुलफिल होना माने ऑनर होना, क्या होना सर? ऑनर। अरशद जब चेक इशू किया नील को पाना था, मे बी कोई क्रेडिटर था, तो नील को 1 करोड़ दिया, तो फिर नील इजीली इसको ऑनर कर सकता है। लेकिन बैंक ने फिर भी मिस्टर अरशद का अकाउंट में डिसऑनर का नोटिस छाप दिया। मार्केट में रट गया सर, क्योंकि मिस्टर अरशद ना बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, टाइकून है। टाइकून समझते हो? बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा नाम है, बड़ा पैसा है, ठीक है, इज्जतदार बंदा है।
पैसे से भी और क्या बोलते हैं बिजनेस के रुतबा में। नाउ पॉइंट इज दैट अगर बैंक बोला कि भाई अरशद के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और चेक डिसऑनर हो गया है, आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़े हो ना सर, वहां पर डिसऑनर का केस पढ़ा जाता है, जर्नल एंट्रीज भी सिखाया जाता है, अकाउंटेंसी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर मैम नॉर्मली आप लोगों को कराते हैं, जिनका हो चुका है वेरी गुड सर, जिनका नहीं हुआ बाद में करेगा। तो डिसऑनर ऑफ चेक में अब मानो कि अरशद के नाम पे बैंक ने, इसको ना नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो गया और मार्केट में खबर रट गया कि अरशद का बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। इतना बड़ा बिजनेसमैन का रेपुटेशन का क्या होगा? कितना सारा लोग इनके साथ डील करता है डेली बेसिस में, उनका रेपुटेशन का क्या होगा? तो सम्मान चला गया ना इनका। तो ऐसे केसेस में रेस्पेक्ट को वापस करने के लिए बैंक को भी क्या करना पड़ता है, चाहे बैंक हो या कोई भी बंदा, उसके ऊपर भी एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्लेम किया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं wrongful dishonor by a banker for his customer's check, because in this case the injury due to wrongful dishonor to the drawer of check is so heavy that it causes loss of credit and reputation to him. A businessman whose credit has suffered will get exemplary damage even if he sustained no pecuniary loss. वास्तव में कोई लॉस नहीं हुआ उसको, लेकिन उसका सम्मान में ठेस पहुंचा है, उनके रेस्पेक्ट में, उनके गुडविल में ठेस पहुंचा है। इसके लिए बैंक को डैमेज क्लेम के लिए कोर्ट बोलेगा यार आपको डैमेज भी देना है गुडविल के ऊपर, वो वैल्यूएशन कोर्ट करेगा वैल्यूअर के सजेशंस पे। साथ में न्यूज़पेपर में छपाएगा, बड़े बड़े न्यूज चैनल एजेंसी को बताएगा कि पर्टिकुलर बिजनेसमैन, जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर अरशद, ठीक है, द बिजनेस टाइकून, ठीक है, मिस्टर अरशद के नाम पे एकदम मोटा मोटा अक्षर में लिखा जाएगा कि नो क्रेडिट फॉल्ट। ठीक है, एक बैंक का गलती है और बदले में बैंक को डैमेज क्लेम किया जाएगा। बट वास्तव में मिस्टर अरशद ने एक पैसा लॉस नहीं किया, लेकिन रेपुटेशन लॉस हुआ है, रेस्पेक्ट लॉस हुआ है। दिस इज द केस ऑफ गिवॉन्स वर्सेस वेस्टमिनिस्टर बैंक का केस है। समझ में आया सर? हेलो, अरे बोझा कर लो। हाँ जी। Okay. Nominal damages is awarded by the plaintiff has proved that there has been a breach of contract, but he has not in fact suffered any real damage. It is awarded just to establish the right to decree of the breach of contract. The amount may be a rupee or even a 10 पैसा। यानी नॉमिनल डैमेजेस क्या होता है कि ये कोई एक्चुअल लॉस के लिए नहीं है, बट अगर ये प्रूव होता है कि हाँ सच में कुछ लॉस हुआ है तो एक नॉमिनल डैमेजेस प्रूफ दिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, रिसेंटली एक बॉलीवुड मूवी हुआ है सर, आप लोग देखे हो OMG 2? रिसेंटली हुआ है सर, देखा आप लोगों ने? मैंने रिसेंटली देखा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अरे देखा आप लोगों ने, हाँ या ना? किसी ने नहीं देखा? ये तो देखा था सोमनाथ आज क्लास में नहीं, सोमनाथ ही मेरे को बोला था सर देखना बहुत अच्छा मूवी है। जो भी हो, इस मूवी में बेसिकली इज द मेन कैरेक्टर। इसके बेटा का, ये जो त्रिपाठी जी है ना, पंकज त्रिपाठी, ओरिजिनल में इसका नाम पंकज त्रिपाठी जी है। ये हमारे इंदौर में शूटिंग हुआ है सर, महादेव की नगरी में, महाकाल में। तो और अक्षय कुमार का रोल बेसिकली एक नॉलेजेबल पर्सन की तरह है, और जो एक शिव जी का रेप्लिका की तरह काम कर रहा है, लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है। ठीक है, ऑनेस्टी का रास्ता दिखा रहा है, शिव जी का एक रोल प्ले कर रहा है साइड बाय साइड। बट मेन केस है कि इनका बेटा का गुडविल को इम्पैक्ट पड़ा था, स्कूल से उनको निकाल दिया गया था इसका बेटा को। ठीक है, तो फिर ये पूरा कोर्ट में यही प्रूव करने के लिए माथा खराब कर दिया और सारे के सारे चीज प्रूव करने में लगा दिया कि उसका बेटा का जो गुडविल में इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण उसका बेटा सर उठा के चल नहीं पा रहा है समाज में, दोस्तों के बीच में, एक
15 साल का लड़का है, हार्डली 14-15 ईयर्स ओल्ड। तो बेसिकली यही प्रूव करने का कोशिश किया गया कि इसमें उसका बच्चे का मोरल डैमेज हुआ है सर, दिल को चोट पहुंचा है। इसका कोई पैसा का भरपाई नहीं है, इसका सम्मान वापस करना है, रेस्पेक्ट वापस करना है। और स्कूल ने उसको, उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है, कुछ मोरल ग्राउंड पे, ठीक है। मूवी देखोगे तो पता लगेगा, ठीक है। थोड़ा सेंसिटिव बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, बट देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। बट पॉइंट इज दैट, तो यहाँ पर ये खुद अपनी, ये लॉयर नहीं है लेकिन एक ब्राह्मण नॉलेजेबल पर्सन है, और अपने, और एक्चुअली कोर्ट लॉयर केस लड़ नहीं ला रहा था, तो अपने बेटे का केस खुद ही लड़ा। और ऐसे हमारे देश में सच में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है कि आप चाहो तो अपना केस लड़ सकते हो, ऐसा प्रोविजंस है, ठीक है। लेकिन हाँ, चलो वो अलग बात है। बट इसने ना जो डैमेज क्लेम किया था, जैसे वो खुद भी दोषी माना अपने बेटे के माने मोरल डाउन के कारण, तो अपने ऊपर 101 रुपीज का डैमेज क्लेम, स्कूल के ऊपर भी 101, और बाकी और भी सोसाइटी के 4-5 पर्सन के ऊपर, किसी के ऊपर 11 रुपीज का, किसी के ऊपर 51 रुपीज का, किसी के ऊपर 101 रुपीज का डैमेज क्लेम किया उन्होंने, ठीक है। बेसिकली ये जो डैमेज क्लेम है नॉमिनल डैमेजेस, बात समझ रहे हो, बस इस बात को प्रूव करने के लिए। यहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो 101 रुपए का डैमेज क्लेम, 11 रुपए का डैमेज क्लेम, 51 रुपए का डैमेज क्लेम, ये डैमेज क्लेम से किसी का कुछ थोड़ी ना चलेगा सर। लेकिन जब किसी का मोरल टूट जाता है ना, तो कोर्ट में उसको प्रूव करने के लिए वो पैसा देना इसलिए पड़ता है, ताकि वो प्रूफ के लिए कि भाई आप गलत हो, तो आपके ऊपर डैमेज क्लेम किया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर गलती को मानना ही मेन बात है। डैमेज क्लेम तो बस एक, क्या बोलेंगे, एक जस्ट माने बाय डिफॉल्ट एक, अरे क्या बोल सकते हैं इसको, लैंग्वेज नहीं आ रहा है, बोलो। बहाना। हाँ बोलो सर, क्या बोला? बहाना बनाना। अब नहीं, बहाना नहीं सर, बहाना नहीं, इसको मैंने करना पड़ेगा। ये जो 10 पैसा भी बोला ना, या 1 रुपी, इट्स नॉट बहाना। बहाना इज नॉट द राइट वर्ड। मैंने, अरे कभी कभी मेरा लैंग्वेज नहीं आता है, मैंने रूल है, करना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं नॉमिनल डैमेजेस। ये OMG 2 देखोगे तो आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा खेल ही कोर्ट में प्रूव का बात है। ओके, यूथ के लिए ही बनाया गया सर मूवी, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर यूथ। Damages for deterioration caused by delay. Damages for deterioration caused by delay. In this case, the deterioration caused to goods by delay, damages can be recovered from carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damages to the goods, but it may also mean loss of special opportunity for sale. मानो कि आप जहाज में कोई सामान ऑर्डर दिए थे, ठीक है, जहाज आ रहा है विदेश से, फॉरेन कंट्री से, डिले हो रहा है, damages can be recovered from carrier even without notice. The word deterioration not only implies physical damage to the goods, but it may also mean special opportunity for sale. मतलब टाइम पे नहीं पहुंचा ना, उसके ऊपर भी होता है कि भाई टाइम पे नहीं आया तो फिर मेरा तो लॉस, सेल का अपॉर्चुनिटी चला गया, अब देखे क्या होगा, लॉस। इसका भी हो सकता है कॉस्ट बाय डिले। प्रीफिक्स डैमेजेस हो सकता है, मैं आपको पहले ही बोला था, प्रीफिक्स डैमेजेस। जैसे यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है, if the penalty provided by the contract is 1 lakh and the actual loss because of breach is 70,000। कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा तो 1 लाख का डैमेज पेनल्टी करेंगे, लेकिन एक्चुअल में लॉस 70,000 हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा कि एक्चुअल लॉस बढ़ा? सर एक्चुअल लॉस बढ़ा। 70,000 शैल बी अवेलेबल एज डैमेजेस। भले ही कॉन्ट्रैक्ट में आपने 1 लाख का पेनल्टी लगाया था, लेकिन लॉस जब 70,000 का हुआ है तो 1 लाख क्यों लगाओगे? द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस एंड नॉट द अमाउंट स्टिपुलेटेड। जो एक्चुअल लॉस होगा उसको माना जाएगा। बट यदि लॉसेस से 1.5 लाख है तो ओनली 1 लाख शैल बी रिकवरेबल। मानो लॉस हुआ है 1.5 लाख का, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी था 1 लाख का, तो तब 1 लाख का मानेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड सर। कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी के बारे में बोला गया था 1 लाख, एक्चुअल में हुआ है 70,000, तो लॉ कहता है कि 70,000 के ही एप्लीकेबल करेंगे। लेकिन मानो कॉन्ट्रैक्ट में बोला है 1 लाख पेनल्टी, लेकिन एक्चुअल में हुआ है 1.5 लाख, तब कॉन्ट्रैक्ट को मानेंगे। याद रखें सर, ठीक है। X promised by a priest to pay 10,000 as charity,
ठीक है, X promised to buy a priest to pay 10,000 as charity. The priest on X promise incurred certain liabilities toward the repairing of the temple to the extent of 7,500. ठीक है, why the priest can recover from the X 7,500. तुमने चैरिटी का वादा किया था ना, आपको बोलेगा सर चैरिटी तो अपने मन से होता है, अरे भाई तुमने वादा तो किया था, उसके कारण तो टेम्पल ट्रस्ट ने काम करना चालू किया था, फिर आप अपने आप को मुकार नहीं सकते, मैंने आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, रिकवर कर सकता है। तो इस तरह का अलग अलग ब्रीच हो सकता है सर, ठीक है। फिर आते हैं सर लिक्विडेटेड डैमेजेस, सेक्शन 74, ये चर्चा मैं नेक्स्ट दिन करूंगा आपके साथ। सेक्शन 74 में लिक्विडेटेड डैमेजेस क्लेम कैसे कर सकते हैं, आप लोग घर पे नोट्स मेरे से कलेक्ट कर लेना और एक बार गो थ्रू करके रखना सर, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन मैं आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में बात करके फिर दूसरे चैप्टर में बात करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, आप इसे भी प्रैक्टिस करें, और बाकी जहां से भी आपको मिले आप काउंटर रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं भी आप लोगों को एक प्रैक्टिस क्वेश्चन का दे दूंगा, आप वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटेड प्रैक्टिस करें, बेसिकली बिजनेस लॉ का, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, LLP, ठीक है, एटसेट्रा। उसका एक मैं आप लोगों को प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा जहां से आप क्वेश्चन आंसर को, केस स्टडीज को और प्रैक्टिस कर सके, ठीक है सर। आज इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, गुड नाइट सर, फिर टाटा, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।